आज कौन एब्सेंट है? कोई नहीं। 5, 8, 9, 10, 13, ठीक है। सब बढ़िया। परफॉर्मेंस डाउन जा रही है तुम्हारी काफ़ी। आप पूरे ग्रुप में एक दो बच्चे हैं कि बड़ी स्टेबल सी परफॉर्मेंस रहती है, लाइक तुषार, नंदनी ना बिल्कुल 1 पे आते हैं ना एकदम डाउन जाते हैं। बाकी बच्चे क्या है, कभी तो नीचे कभी ऊपर, है ना। तो ऐसा मत किया करो, अपना एक स्टेबल बनाओ पोजीशन को क्लास के अंदर। रोहन ऑल्सो स्टेबल रहता है, मतलब ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है। थोड़ा सा और इम्प्रूव करो। पहले स्टार्टिंग में तो काफ़ी ठीक आ रहे थे। एक ही है, दूसरा कहाँ गया? मैंने बोला था लेकर आना। देखो नोट्स की इज्जत ये क्या है? मेरी नहीं है, इसकी है। इस पे सारी सब्जी गिरा रखी है। और टिफिन ले आया करो। यहीं रह गया था तो मतलब यहाँ पे किसी ने रोटी पैक करके मतलब तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगा। Sales on return basis. इसका थोड़ा बहुत तो मैं बता चुका हूँ आपको। छोटा सा टॉपिक है 45 मिनट्स का। फिर एक और टॉपिक करेंगे मैन्युफैक्चरिंग। आज 2 छोटे टॉपिक होंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं रिवीजन कराऊंगा। रेक्टिफिकेशन का तो हो नहीं पाएगा, बट एक क्लास में बैंक रिकंसिलिएशन का BRS, ठीक है। देन मंडे से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टेस्ट इन दोनों का जो मैं आज करा रहा हूँ, सेल्स रिटर्न एंड मैन्युफैक्चरिंग दोनों का। रिवीजन में जो बच्चे कर चुके हैं उनके लिए ऑप्शनल है। अच्छी बात है, अगर आ जाओ रिवीजन हो जाएगा, नहीं तो मतलब बैठ के अपना सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं ऑफिस में अकेले करके। सेल्स रिटर्न बेसिस के बारे में मैंने क्या बताया था, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि इन्वेंट्री में 2-3 जगह पे आया था छोटा छोटा। मैंने क्या बताया था इसके बारे में, सेल्स रिटर्न बेसिस पे सेल क्या होती है, जो हम जबरदस्ती सेल कराते हैं एक। और ये कहाँ चलता है? होलसेलर टू रिटेलर, बिजनेस टू बिजनेस, B2B सेल। ये टर्म मार्केट में बड़ी फेमस है, B2B सेल। आपने वेबसाइट देखी है अमेजन, फ्लिपकार्ट, कितनी वेबसाइट्स हैं? बहुत सारी। क्या ये B2B सेल है? कौन सी है? B2C। B2B कौन सी है? एक ही साइट है, में एक ही वेबसाइट है फेमस B2B। ऑफलाइन तो पता है आपको, बट ऑनलाइन सिर्फ एक ही साइट है जो बिजनेस टू बिजनेस सेल होता है। एक ही है, मतलब फेमस एक ही है। कौन सा? बता। जिसमें 2 बिजनेस C2C है। OLX तो सेकंड हैंड आइटम्स के लिए। इंडिया मार्ट, indiamart.com सुनिए, सुना होगा। indiamart.com बिजनेस टू बिजनेस। वहाँ पे आप कोई चीज़ का प्रोडक्ट का रेट देखना, अमेजन फ्लिपकार्ट से भी काफ़ी सस्ता दिखाएगा, बहुत सस्ता। बट उसमें जब नीचे लिखा होता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, मैं भी कई बार देखता रहता हूँ, 1000 यूनिट, 100 यूनिट्स, मतलब एक चीज़ होगी 1000 चीज़ लेनी पड़ेगी। मोबाइल फोन देख रहा था, वो भी 100 यूनिट्स मिनिमम। कोई और छोटी चीज़ देख लो 1000 यूनिट मिनिमम। तो बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। तो B2B सेल में चलता है सेल्स रिटर्न बेसिस। होलसेलर रिटेलर को गुड्स लेकर आ जाता है जबरदस्ती, ये बिक जाए ठीक नहीं तो वापस कर देना, क्योंकि उसका मानना है कि जो दिखता है वो दिखता है। आप रखोगे नहीं तो कैसे बिकेगा? सामने काउंटर पे रखो, उधार लेके आ जाते हैं, उसमें वापसी आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं।
क्योंकि बहुत सारा पैसा, बहुत सारा माल उधार दे के आता है, सारा बिकता भी नहीं है, थोड़ा बहुत बिक भी जाता है। तो रिटर्न बेसिस सेल को सेल नहीं मानना चाहिए। ये चीज हम इन्वेंटरी वैल्यूएशन में भी तो क्वेश्चन में आया था, मैंने बताया था, स्पेशली वो सेल जो अप्रूव नहीं हुई। मान लो 1 लाख रुपए का सामान दिया रिटर्न बेसिस पे और 31 मार्च को जो है उसमें से 60,000 का अप्रूव नहीं हुआ, तो उसको सेल नहीं मानना चाहिए। जो अप्रूव हो गया, कस्टमर ने बोल दिया, रिटेलर ने बोल दिया कि हाँ मेरा आगे बिक गया है या बिक जाएगा, बस मैं वापस नहीं करूंगा, कंफर्म कर दिया उसने वापस नहीं करेगा, तो वो अप्रूव हो गया। बट जो अप्रूवल नहीं हुआ, जो वापस भी आ सकता है, उसको सेल नहीं मानना चाहिए। कौन सा कंसेप्ट है? प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म, ठीक है ना। चलिए, तो 1 लाख रुपए का मैंने अज्यूम किया, सेल किया आपने रिटर्न बेसिस पे, इसमें से 60,000 का अनअप्रूव्ड है और 40,000 का अप्रूव्ड है। इसकी कॉस्ट कितनी है? मैं कॉस्ट अभी अज्यूम कर रहा हूँ 50,000 है। इसकी कॉस्ट की आपको जरूरत नहीं है वैसे, बट सिर्फ मैं लिख देता हूँ, इसकी कॉस्ट है मान लो 35,000। क्या इसकी जरूरत भी नहीं कॉस्ट की, सिर्फ यहाँ पे 1 लाख का आपने सेल किया रिटर्न बेसिस पे, अनअप्रूव्ड है, इसका अप्रूवल नहीं आया, जो वापस भी आ सकता है। ये किस डेट पे हम देखते हैं अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड? हम देखते हैं हमेशा 31 मार्च को। उससे पहले जो सेल किया होगा उसमें दिक्कत नहीं आती है, वो या तो वापस आ जाएगा या अप्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। एक टाइम देते हैं हम यहाँ पे, मान लो 30 डेज का आपने टाइम दिया। जो टाइम होता है उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ अप्रूवल। भाई एक टाइम दिया आपने जिसके अंदर अंदर उसको अप्रूव करना है। तो मान लो आपने 15 जनवरी को सेल किया, इसके 30 डेज कब खत्म होंगे? 15 फरवरी को या 14 फरवरी को, काउंटिंग करेंगे 31 डेज होते हैं। तो 14 फरवरी तक या तो वापस आ जाएगा या अप्रूव हो जाएगा, है ना। मतलब कोई दिक्कत नहीं आती 31 मार्च को जब आप बनाते हो बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब हम सेल करेंगे 15 जनवरी को, सेल की एंट्री पास कर देते हैं। अच्छा, इसकी सेल की एंट्री कोई अलग नहीं होती, सिंपल होती है, डेटेड टू सेल। जो आप क्रेडिट सेल की एंट्री करते हो वही इसकी एंट्री होती है। रिटर्न बेसिस पे सेल करो या क्रेडिट सेल करो, एक ही बात है। क्रेडिट सेल इज ए पार्ट ऑफ क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल ही है, बट साथ में आपने टाइम दे दिया कि हाँ इतने दिन में आप सामान को वापस कर सकते हो। और आपको पता है पूरा ऑनलाइन बिजनेस इसी चीज पे टिका हुआ है। अमेजन, फ्लिपकार्ट इतने फेमस क्यों हो गए इंडिया में? बिकॉज वो मनी बैक गारंटी देते हैं, 100% मनी बैक गारंटी। काफी प्रोडक्ट्स पे 30 डेज का, काफी कुछ प्रोडक्ट्स पे 7 डेज का, कुछ प्रोडक्ट पे 10 डेज का। तभी तो, नहीं तो इंडियन कस्टमर तो आपको पता है जब तक थोक बजा के सारी चीज लेते हैं। कपड़ा लेंगे जब तक हाथ नहीं लगाएंगे खरीदेंगे नहीं। उनको पता है इंडिया में ऐसे नहीं चलेंगे, फॉरेन में फिर भी चल सकते हैं। इंडिया में जब तक कस्टमर के हाथ में सामान नहीं आएगा वो पैसे नहीं देगा। तुमसे पैसे निकलवाने के लिए जो है 100% मनी बैक गारंटी देते हैं 7 डेज में। काफी सारे कस्टमर तो मैंने देखा यूज करने के बाद ही पैक करके भेज देते हैं, बट साथ में उनका वो भी है, पैकिंग चेकिंग डिपार्टमेंट भी होता है कि प्रॉपर कंडीशन में जो है सामान आया तो ठीक है, अगर आगे रीसेल हो सकता है। अगर कुछ आपने ज्यादा खराब कर दिया तो फिर वो पैसे रिफंड नहीं आते। बट हाँ एक चीज पक्का है, मैं कम से कम मतलब 50-60 बार रिफंड ले चुका हूँ। फ्री रिफंड, मतलब एक्सचेंज भी हो जाता है, सामान साइज गलत आ गया, पैकिंग वगैरह प्रॉपर करके आप दोगे तो मिल जाएगा पक्का। और इसी बेस पे चल रहे हैं अमेजन, फ्लिपकार्ट, सब चीजें। गलती से सामान गलत आ गया, साइज गलत आ गया, ठीक है ना, मनी बैक गारंटी है पूरी की पूरी। तो वही यहाँ पर है, 30 डेज का दिया आपने, टाइम दिया। क्यों करते हैं ऐसा? टू प्रमोट द सेल, सेल्स को मैक्सिमाइज करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। होलसेलर टू रिटेलर चलता है। 14 फरवरी तक वापस आ जाएगा तो सेल्स रिटर्न की एंट्री पास कर देंगे। जब हमने दिया तो यहाँ पे सिंपल क्रेडिट सेल की एंट्री पास कर देंगे। जब वापस आ जाएगा तो सेल्स रिटर्न की एंट्री पास कर देंगे। और वापस नहीं आया तो क्या करेंगे? सेल की एंट्री तो आप कर ही चुके हैं, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे? हाँ कैश तो आएगा जब, तो अलग तो हो जाएगी एंट्री। बट अगर सामान वापस नहीं आया तो सेल की एंट्री तो हो ही चुकी है। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर आपने 15 फरवरी को दिया, इसका 30 डेज कब पूरे होंगे? मैं मान के चल रहा हूँ लीप ईयर है, लीप ईयर है तो इसके 30 डेज कब पूरे होंगे? 16 मार्च को, सही कह रहा हूँ, लीप ईयर है 16 मार्च को 15 डेज इसके 30 डेज पूरे हो जाएंगे। फरवरी में बचे 14 और 16 मार्च के पूरे हो जाएंगे। यहाँ पे वापस आ गया तो रिटर्न की एंट्री कर देंगे, नहीं आया तो सेल की एंट्री यहाँ पे हो ही गई है। पर दिक्कत कब आती है? जब आपने 15 मार्च को बेचा और इसके 30 डेज कब पूरे होंगे? 14 अप्रैल को। और अगर 1 मंथ है, डेज भी हटा देते हैं, 1 मंथ होता है तो सेम डेट पे लेते हैं, 1 मंथ 15 अप्रैल,
मंथ अगर है तो हम फिर काउंटिंग नहीं करते। अगर मंथ लिखा हुआ है तो सेम डेट लेते हैं, 15 का 15, 25 का 25, डजंट मैटर के महीने में 31 दिन है कि 29 दिन है कि 28 दिन है, ठीक है। 15 मार्च का 15 अप्रैल तक वापस आ सकता है। तो यहाँ दिक्कत आती है, प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि इसके बीच में कौन सी इंपॉर्टेंट डेट आती है, 31 मार्च। अब 31 मार्च को अगर आपको पता है कि हाँ ये जो गुड्स हैं ये अप्रूव नहीं हुए, तो यहाँ हम कस्टमर को टेलीफोन करते हैं, भैया सारे वापस करोगे कुछ करोगे, तो उसने अगर बता दिया, एक दो पार्ट कर दिए कि 60,000 के मैं अभी भी वापस कर सकता हूँ, और उसने आपको बता दिया कि 40,000 के मेरे सेल हो गए हैं, मैं वापस नहीं करूंगा, यहाँ पे हम उसे कंफर्मेशन लेंगे, ठीक है टाइम बचा हुआ है, पर टाइम बचे होने से हम फोन पे तो कंफर्म कर सकते हैं ना उसे, तो बता देगा कि मैं सारे के सारे वापस कर सकता हूँ 1 लाख के, तो ये 1 लाख हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अगर वो बोल देगा कि नहीं मेरे 40,000 के आगे सेल हो चुके हैं, मैं 60,000 के वापस कर सकता हूँ, पक्का नहीं है, तो उस केस में 60,000 के अनअप्रूव्ड, 40 के अप्रूव्ड, जिसकी इसकी कॉस्ट भी क्वेश्चन में दी होती है, और अगर कॉस्ट नहीं दी हुई तो प्रॉफिट का रेशियो दिया होता है 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट आप उससे निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसका मैंने क्या बताया था, क्या इसको सेल मानना चाहिए, क्या इसको सेल मानना चाहिए, यस ये तो मानना चाहिए, और इसकी एंट्री पहले आप 1 लाख में कर चुके, तो 1 लाख की आपने सेल करी होगी, तो 1 लाख रुपए में इसकी भी एंट्री हो गई, इसकी भी एंट्री हो गई है, तो ये 60,000 वाली एंट्री को रिवर्स कर रहे हैं, इसको सेल नहीं मानना। तो जब ट्रेडिंग बनाएंगे, हम जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, तो सेल में से माइनस करवाया था मैंने आपको अनअप्रूव्ड सेल, 60,000 रुपए की माइनस कर देंगे, जो भी सेल होगी उसको हम क्या बोलेंगे, अनअप्रूव्ड सेल, ठीक है, इजी है। और क्लोजिंग स्टॉक भी किस प्राइस में ऐड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक के 2 पार्ट करेंगे, एक तो इन हैंड होता है और एक होता है विद कस्टमर, जो कस्टमर के पास रखा हुआ है, बट क्योंकि हमने उसको सेल नहीं माना तो उसको स्टॉक अपना मानेंगे। ये चीज मैंने बताया था कि जो डेबिट साइड में यहाँ पे गुड्स होते हैं ओपनिंग स्टॉक में और परचेज के अंदर, वो या तो सेल में होने चाहिए या स्टॉक में होने चाहिए, एक जगह पे होना चाहिए। तो अगर आपने सेल नहीं माना तो स्टॉक तो अपना मानो, बेशक कस्टमर के पास रखा हुआ है तो स्टॉक अपना मानना पड़ेगा आपको। यूनिट से यूनिट्स मैच तभी होंगे, अगर ये दोनों मिलाकर 100 यूनिट्स हैं तो सेल और स्टॉक मिलाकर भी 100 यूनिट्स होनी चाहिए, ओके। स्टॉक में किस प्राइस पे लेंगे, 60 में या 50 पे, क्लोजिंग स्टॉक में किस प्राइस पे लेना चाहिए, 50 60 50 कॉस्ट प्राइस पे करवाया था, भूल गए, कॉस्ट प्राइस पे लेते हैं। इन्वेंटरी वैल्यूएशन तो यहां तक खत्म हो गया था, क्योंकि यहाँ पे हमने बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया था। कौन सा बैलेंसिंग फिगर, या तो ओपनिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर आता था या क्लोजिंग स्टॉक। इन्वेंटरी वैल्यूएशन का काम यहीं तक था, या तो ओपनिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर या क्लोजिंग स्टॉक इन हैंड वाला बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। बट अब फाइनल अकाउंट्स में ये आ जाता है एज एडजस्टमेंट, इसका अलग से चैप्टर भी आपके बुक्स में, सेल्स रिटर्न बेसिस। क्या सीखने वाला, अगर आप सेल में से 60 माइनस करते हो और स्टॉक में 50 प्लस करते हो जो उसका कॉस्ट प्राइस है, तो क्या बैलेंस शीट टैली कर जाएगी, नहीं करेगी ना। डबल एंट्री होनी चाहिए हर चीज की, एडजस्टमेंट में होता है, ये कभी अंदर नहीं होता। ये तो चीज मैंने बताई, रिटर्न बेसिस सेल 1 लाख का किया, उसमें से 60,000 का 60% अप्रूव हो गया, 60% अनअप्रूव्ड है, 40% अप्रूव हो गया, एडजस्टमेंट में होता है। एडजस्टमेंट की डबल एंट्री होती है तभी बैलेंस शीट आपकी टैली करती है। तो अगर यहाँ 60 माइनस किया है, या तो यहाँ भी 60 प्लस करते तो मान लेते चलो बराबर हो गया, बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। डबल एंट्री हर चीज की, बैड डेट्स की करा, डेप्रिसिएशन का करा, आपने बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करी फाइनल अकाउंट्स में, पर यहाँ 50 प्लस कर रहे हो, वहाँ 60 माइनस कर रहे हो, तो बैलेंस शीट टैली नहीं करेगी। तो क्या करना चाहिए आपको, इनकी डबल एंट्री सीखनी है। ये 60 की डबल एंट्री अलग होती है और इस 50 की डबल एंट्री अलग होती है। तो एडजस्टमेंट एंट्री जो आपको सीखनी है वो कौन सी है, सेल्स रिटर्न बेसिस की सिर्फ 2 ही एंट्री है जो इंपॉर्टेंट है, 2 एंट्री में चैप्टर खत्म है, बाकी तो फिर वो कुछ एक्स्ट्रा सिखाऊंगा थोड़ा बहुत। पहली एंट्री होती है सेल को रिवर्स करना, सेल टू डेटर 60,000 से सेलिंग प्राइस जो होगा उससे होगी, और क्लोजिंग स्टॉक ब्रैकेट में विद कस्टमर टू ट्रेडिंग 50,000 ब्रैकेट में कॉस्ट प्राइस। ये 2 एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं। तो सेल आपने
सेल की जब क्रेडिट सेल करा तो क्या एंट्री करी होगी? डेटर टू सेल, उसको रिवर्स कर दो, सेल टू डेटर। समझ में आया ना ये एंट्री क्यों बनेगा? जब किया होगा हमने 1 लाख तो डेटर टू सेल किया होगा, 60,000 को सेल नहीं मानना, उसको रिवर्स कर दिया सेल टू डेटर। तो उसका डबल इफेक्ट क्या, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? एक तो सेल जो डेबिट हो रही है सेल से माइनस किया, और जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो कहां से माइनस करोगे? डेटर में से। डबल एंट्री पूरी हो गई। बैलेंस शीट बनेगी तो डेटर से भी माइनस होगा। इन्वेंटरी वैल्यूएशन में हम ये डबल एंट्री नहीं करते, सिर्फ ट्रेडिंग में कर लेते हैं। इसको सेल्स रिटर्न लिख सकते हैं? लिखते नहीं है, वैसे इम्पैक्ट वही पड़ेगा, चीज वही पड़, लिखते नहीं है रिटर्न, सेल को ही लेवल करते हैं। एक्चुअली में रिटर्न हो नहीं रहा, कस्टमर के पास ही रखा थी, बट अभी उसको सेल को रिवर्स की एंट्री रिवर्स कर दी। क्लोजिंग स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग, इस एंट्री को ध्यान से देखो। स्टॉक टू ट्रेडिंग, तो स्टॉक जो डेबिट वाला है वो यहाँ पे नहीं आ रहा, ये डेबिट वाला स्टॉक जाएगा बैलेंस शीट में, और जो ट्रेडिंग क्रेडिट कर रहे हो वो यहाँ पे आ रहा है 50। तो ये भी डबल एंट्री है। इवन जो इन हैंड वाला स्टॉक होता है, मान लो कि आपका 20,000 रुपए का है इन हैंड वाला, इसकी भी ये एंट्री होती है स्टॉक टू ट्रेडिंग। मैंने जनरल एंट्री में करवाया था बच्चों को, फाइनल अकाउंट्स में भी आया था एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक की डबल एंट्री, स्टॉक टू ट्रेडिंग। बस ब्रैकेट में क्या होता है? स्टॉक इन हैंड, इसको बोलते हैं स्टॉक इन हैंड टू ट्रेडिंग, एक बार ट्रेडिंग में और एक बार बैलेंस शीट में। वही यहां पर है स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग, एक बार जाएगा ट्रेडिंग में, दूसरा जाएगा ये जो डेबिट वाला है एसेट है, ये कहां जाएगा? बैलेंस शीट में, और जो ट्रेडिंग आप क्रेडिट कर रहे हो ये कहां पे जाएगा? यहां पे। तो डबल एंट्री ऐसे पूरी होती है, 60,000 रुपए सेल से माइनस और बैलेंस शीट में डेटर से माइनस, 50,000 रुपए जो इसकी कॉस्ट है वो आप यहाँ ट्रेडिंग में दिखाओगे और बैलेंस शीट में भी स्टॉक में दिखाएंगे। डबल एंट्री दोनों की दो एंट्री होगी, टोटल जगह 4 जगह प्लेसमेंट आएगी, तब जाकर आपका बैलेंस शीट टैली करेगा। समझ में आ गया? अब लास्ट थिंग, अब मान लो अप्रूव्ड की, जो अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, सेल के अंदर होगा, कुछ नहीं करेंगे। 60,000 को आपने रिवर्स कर दिया, सेल नहीं माना, प्रूडेंस कंसेप्ट है। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स को हम बुक नहीं करते, एक्सपेक्टेड लॉसेस को बुक कर लेते हैं, बट एक्सपेक्टेड इनकम और गेन्स को बुक नहीं करते। नेक्स्ट ईयर अप्रैल के अंदर अगर कस्टमर ने ये अप्रूव कर दिया कि मैं हाँ ये भी रख लूंगा, तो क्या करोगे? दोबारा कर देना सेल की एंट्री, ठीक है ना? करना जरूरी है। पहले 1 लाख का दिया, उसमें 40 का अप्रूव हो गया, ठीक है, 60 को रिवर्स कर दिया आपने अभी, और अगले साल अप्रैल में अगर कस्टमर ने अप्रूव कर दिया तो सेल की एंट्री दोबारा हो जाएगी, डेटर टू सेल अप्रैल के अंदर होगी, और वो फिर नेक्स्ट ईयर की सेल में ऐड हो जाएगा अपने डेटर टू सेल। और हो सकता है 60 में से क्वेश्चन ने बोला जो है कि 30 का अप्रूव हुआ, तो नेक्स्ट ईयर सेल की एंट्री कितने से हो जाएगी? 30 से हो जाएगी, ठीक है। सारा का सारा अप्रूव ना हो, 60 में से 30, 40, 50 का अप्रूव हो, नेक्स्ट ईयर सेल की एंट्री 30,000 से हो जाएगी, राइट? सिंपल है। तो अभी क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 3 फाइनल अकाउंट्स का ही पार्ट है, एडजस्टमेंट है। आपके सीए में तो अलग से चैप्टर बना रखा है इसका, रिटर्न बेसिस का। 11th क्लास की बुक में उठा के देखना, सिर्फ एक एडजस्टमेंट ही है, जैसे मैंने आपको बाकी एडजस्टमेंट कराई, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड रेंट, तो 11th में तो ये ऐसे एडजस्टमेंट दे रखी है बस। सीए में आपको पूरा चैप्टर बना दिया। थर्ड क्वेश्चन फाइनल अकाउंट्स का ही पार्ट है, प्रीपेड ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। क्वेश्चन 3 प्रवेशिका ध्यान दो। Trading profits and balance sheet from the following information: opening stock, purchase, sales return, indirect expenses, cash, capital, debtors. Adjustment के अंदर है closing stock 20,000 का, और सेकंड पॉइंट ध्यान से पढ़ो। The above sale include, above sale कितने रुपए की सेल है ट्रायल बैलेंस में? 92,000, ठीक है। अब कई बार एक बच्चे ने मेरे से पूछ लिया, सर अबाउ लिखा हो तो इसके अबाउ तो कुछ नहीं हो, तो साइड में, लेफ्ट साइड में, वो मैंने थोड़ा स्पेस बचाने के लिए ऐसे डाल दिया, पेपर में आएगा तो नीचे लिखा आएगा, तो उसके ऊपर सेल है, ठीक है। तो सेल 92,000 की है। दिस सेल इंक्लूड गुड्स वर्थ ₹40 सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 20% ऑन अप्रूवल बेसिस। अप्रूवल बेसिस, रिटर्न बेसिस, एक ही चीज के दो नाम है, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस या गुड्स सोल्ड ऑन रिटर्न बेसिस, सेम थिंग, एक ही चीज है। 25% of such goods were returned before 31st March, included sales return. तो 40 में से 25% के वापस आ चुके हैं, जो कि सेल्स रिटर्न की आप एंट्री भी कर चुके होंगे, बट 60% ऑफ बैलेंस वर अप्रूव्ड टिल 31st मार्च। बैलेंस का 60% अप्रूव हुआ है टिल 31st मार्च, बाकी अनअप्रूव्ड है। हाँ जी देखिए,
टोटल हमने सेल किया 40,000 रुपए का। ये 40,000 देखने से क्या लग रहा है, सेलिंग प्राइस है या कॉस्ट प्राइस है? वर्थ। 40,000 वर्थ ऑफ गुड्स क्या मानेंगे, कॉस्ट या सेलिंग? सेलिंग मानेंगे। वर्थ ऑफ गुड्स मतलब सेलिंग। जब तो क्लियर मेंशन ना हो कॉस्ट, हम हमेशा सेलिंग मानते हैं, ध्यान रखना। वैल्यू ऑफ गुड्स या वर्थ ऑफ गुड्स सेलिंग प्राइस ही मानते हैं। इसमें से 25% रिटर्न हो गया, इसका 25% यानी कि 10,000 रिटर्न आ गया। बैलेंस कितना बचा? बैलेंस बचा 30,000, 75%। और इसका भी कुछ कह रहा है 60% अप्रूव हुआ है। 60% कितना होता है इसका? 18,000। ठीक है, ये अप्रूव्ड हो गया। और बाकी 40% 12,000 क्या है? अनअप्रूव्ड है। ये 40,000 कितनी सेल का पार्ट है? ये 40,000 पार्ट है 92,000 की जो सेल है, उसी के अंदर ये सेल का पार्ट है 40,000 जो हमने रिटर्न बेसिस पे सेल किया था। क्वेश्चन को समझो, उसके बाद फिर आंसर तो बहुत सिंपल है। ऊपर से स्टार्ट करते हैं। 40,000 का जो हमने रिटर्न बेसिस पे सेल किया, क्या उस सेल की एंट्री करनी है या नहीं करनी? 40,000 की सेल की एंट्री करनी है, हो चुकी है, क्योंकि सेल का 92 के अंदर ही है। अबाउट सेल इंक्लूड, तो सेल की एंट्री हो चुकी है। उसमें से 40 में से 10 का वापस आ गया, क्या सेल्स रिटर्न की एंट्री वापस करनी है? हो चुकी है, लिखा हुआ देखो ब्रैकेट में, इंक्लूडेड इन सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न जो आपको दे रखी है कितनी दे रखी है? 20,000। 20,000 की सेल्स रिटर्न है, उसके अंदर ये 10,000 की सेल्स रिटर्न इंक्लूड है, ये वाली, यानी सेल्स रिटर्न की एंट्री भी हो चुकी है। आपको सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। सेल की एंट्री हो चुकी है 40,000 की, उसमें से 10,000 का वापस आ गया बिफोर 31 मार्च, उसकी भी एंट्री हो चुकी है, लिखा हुआ इंक्लूडेड इन सेल्स रिटर्न। नहीं भी लिखा हो तो भी हम अज्यूम करते हो चुकी है एंट्री। जब तो क्वेश्चन खुद ना बोले कि दैट्स नॉट रिकॉर्डेड, गुड्स वर रिटर्न बिफोर 31 मार्च, ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड, जब तक खुद ना बोले हम मानेंगे सही हुआ है। ठीक है ना, जो एंट्री होनी चाहिए हो गई है। आगे क्या बोल रहा है? 60% ऑफ बैलेंस वर अप्रूव्ड, तो इसका 30 जो बचा बैलेंस, 40 में से 10 गया, बैलेंस कितना बचा? 30। तो पहले तो बैलेंस निकाला, मैंने बोल्ड किया और बैलेंस 30 बैलेंस निकाला, इसका 60% यानी 18,000 अप्रूव हो गया। क्या 18,000 की कोई एंट्री करनी है? क्यों नहीं करनी? हो चुकी है। ये 18 30 का पार्ट है और 30 40 का पार्ट है। 40 की एंट्री हो गई है तो उसके अंदर 30 की भी हो गई है, उसके अंदर 18 की भी हो गई है। कुछ नहीं करना। 12,000 का अनअप्रूव्ड है, 12,000 का अनअप्रूव्ड है, इसकी 2 एंट्री होगी, एडजस्टमेंट एंट्री। दो एंट्री होगी। पहली एंट्री बताओ क्या होगी? सेल टू डेटर, कितने रुपए से? 12,000 से। अभी नोटिंग नहीं करना किसी को, समझने में ध्यान दो। 12,000 से सेल टू डेटर होगी 12,000 से। दूसरी एंट्री क्या होगी? क्लोजिंग स्टॉक ब्रैकेट में विद कस्टमर टू ट्रेडिंग होगी, टू ट्रेडिंग। कितने रुपए से? 12,000 माइनस कॉस्ट पे होगी, तो 12,000 से कितना माइनस करें? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ, गुड्स वर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट प्लस 20%। एक तरीका तो क्या है, 12,000 में से माइनस, सीधा शॉर्टकट बता दो, 100/120 कर दो, सीधा शॉर्टकट आ जाएगा। नहीं तो फिर वो लंबे वाला तरीका भी है, कॉस्ट पे 20% है, सेल पे होगा वो 100 मानो कॉस्ट को, लेट कॉस्ट भी 100, प्रॉफिट 20, सेल 120, 20/120 प्रॉफिट निकाल के माइनस करोगे, उसकी वजह सीधा शॉर्टकट है 100/120 करो। कॉस्ट 100 है, 20% का प्रॉफिट है, तो सेल हो जाएगी 120, तो मैंने वहां से यूनिट में इस तरीके से सीधा कॉस्ट आ जाएगी। कितनी आएगी? 10,000, 10,000। ठीक है। दूसरा जो लंबे वाला मेथड है 12,000 माइनस 12,000 का 20/120, और ये भी आपको निकालना पड़ेगा कॉस्ट को 100 एज्यूम करके, 10,000। ये आपकी एडिशनल एंट्री है। समझ में आ गया सबको? इसी है। फाइनल अकाउंट्स बनाते हुए करना सिर्फ क्या है, सेल से 12 माइनस करेंगे, बैलेंस शीट से डेटर में से 12 माइनस करेंगे, ट्रेडिंग में 10,000 दिखाएंगे और बैलेंस शीट के अंदर भी 10,000 दिखा देंगे। डबल एंट्री, 4 एंट्री हो जाएंगी पूरी। चलो कर दो फटाफट से, मैं करा रहा हूँ उसको, आप नोटिंग करना स्टार्ट कर दो।
हाँ ये पूरा नोट कर लो, ये पूरा नोट करना है आपको यहाँ से। नोट करना शुरू करो, ये भी नोट करना है। पहले करो इसको, पहले करो, पहले ये इंपॉर्टेंट है नोटिंग को ट्रेडिंग प्रॉफिट पास करना। तुम क्या कर रही है? मैं लाइट का तार हटा दूं। चार्ज लगा है कि लग जाए। ऑफिस में लगा दो। थोड़ा साइड में डायग्राम बना दो। पानी पीना पीने दो। मैं देखा नहीं सर, नहीं थे देखो। सर मैं आई कम इन। ट्रेडिंग एंड पीनल अकाउंट। March 2020। Opening stock purchases, sales minus unapproved sale। अच्छा ये एडजस्टमेंट एंट्री क्या एग्जाम में करनी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये समझने के लिए है। एग्जाम में अगर आपसे बोले ट्रेडिंग प्रॉफिट्स बना दो तो सिर्फ ट्रेडिंग प्रॉफिट्स बनाना है। एडजस्टमेंट एंट्री तो मैंने आपको फाइनल अकाउंट के हर क्वेश्चन में करवाई है समझाने के लिए। हाँ बट एक चीज हो रहा है, पेपर में कई बार ये आता है 4 नंबर क्वेश्चन या 2 नंबर का एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो, तो प्रॉपर एंट्री फॉर्मेट से जर्नल इन द बुक्स ऑफ एक्स डेट पर्टिकुलर्स, फिर आपको एंट्री पास करनी है, फिर ट्रेडिंग प्रॉफिट्स नहीं बनाना है। तो एंट्रीज भी आ सकती हैं अलग से या फाइनल अकाउंट्स भी आ सकते हैं। ठीक है, दोनों आपको आना चाहिए। सर आप सेल्स रिटर्न टेस्ट नहीं करोगे? करेंगे, माइनस सेल्स रिटर्न। बातें मत करो, करो। Debtors।
अकाउंट से यहाँ पे 12,000 की सर अपना काम खुद करना चाहिए ना। हाँ तो करो। वीडियो बताओ काम बाहर तो सर बाहर ही बुला लेंगे बैठ से। सर आपने खाली क्यों छोड़ दिया परचेज के नीचे? आदत हो गई है। नहीं सर कुछ तो आएगा। कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे, ऐसे जोड़ सकते हैं। अच्छा यहाँ देखो ना, ये जब इतना यहाँ पे खत्म हो रहा है तो ये भी फिर बराबर होना चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं, छोटा है तो टेढ़ा बना देते हैं, ये इक्वल टू यहाँ होता है वहाँ होता है, देखा है मैंने। जीपी ऊपर ही लिख देते हम। वो तो कहीं भी लिख दो, बट ये कई बच्चे ऐसे देखा टेढ़ा बना देते हैं। ऐसा मत करना, दोनों इक्वल टू सामने सामने होने चाहिए। तो इन अमाउंट क्यों नहीं लिखी है आपने? पहले मैंने फॉर्मेट बना दिया, बस लिख दूंगा मैं। जाएंगे ना सर। ये पहले डाउनलोड पता है कौन 10, ऐसी 50 गहरी अमाउंट क्यों नहीं लिखी? अलग गुड सेल रिटर्न हमारा लिख रहा है सर। 12, सेल्स रिटर्न 20, कितनी आएगी? 80, 60, स्टॉकिंग विद कस्टमर 10, 30, 30, indirect expenses 15, 15, capital 60, 75, cash 7, 75, चलो किसके हैं ये? रो ने ऐसे मत छोड़ा करो भाई। गलती से रह गए सर। गलती से भी ऊपर गलती से भी ऐसी रहे। और आप सब बच्चे अपने टेस्ट कॉपी लास्ट ईयर पे ही छोड़ दो, घर लेके जाओगे फिर लेके आओगे हर हफ्ते, यहीं रखो। लास्ट ईयर में मैंने रखी हुई थी ना इकट्ठी, तो अपना अपना गलतियां देख के लॉ की कॉपी भी और अकाउंट्स की भी सब यहीं पे छोड़ उठा दो, देगा तो कोई नहीं लेके जाते हैं ऐसे। ठीक है, मेरा ऐसे थोड़ी जगह रखा है बजट। उस टाइम पे कैमरा ऑन करते। हुआ था वैसे एक बार ऐसा, 100 रुपये का सामान गुम हो गया था और मैंने कैमरा चेक ही नहीं किया, क्योंकि पूरे दिन का चेक करना पड़ता, 1 घंटा लग जाता, तो 1 घंटे की वैल्यू 100 रुपये से ज़्यादा थी, है इसलिए चेक ही नहीं किया। इसलिए हमारी को तैयार हो गया। हालांकि कॉपी कोई नहीं लेके जाएगा, लग जाए। कॉपी का करेगा क्या? आंसर पढ़ लियो। वो भी मुस्कान की कॉपी। ये 2-2.5 नंबर आ रहे हैं। यहाँ आता कौन है आप सब बच्चों के अलावा? आप सर 11th वाले बच्चे। वो कुछ नहीं है, वो तो छोड़ हो जाते हैं, उनके कैलकुलेटर्स के लिए ही पड़े रहते हैं ऑफिस में। मैं यहाँ पूछ रही हूँ कौन है वो। लाइट गई क्या? आगे चले। इसी अंतर हो जाएगा।
चला दो फैन। फुल मत करना, फुल से थोड़ा सा कम कर देना। तो ही स्पीड ऐसा है कितनी बढ़ जाएगी उसका आवाज आएगी ना। देख रही है वीडियो देख क्या रही है करें? आवाज तो बड़ी ज्यादा आती है वहाँ से। हर बार ऐसे ही होता है, जब भी मैं चला के आता हूँ लाइट आ जाती है। चला के थोड़ा सा किलोमीटर क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। से पहले नोट कर लिया करो। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? ये 2 एंट्री तो हर क्वेश्चन में करनी है, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा एंट्रीज ही पूछ लेता है आपसे। लाइक जो मैंने पहले कहा था, ये सेल की एंट्री भी पूछ लेता है आपसे। फाइनल अकाउंट क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ 2 ही एंट्री है, एडजस्टमेंट एंट्री, बट कई बार फाइनल अकाउंट्स का नहीं आता, वैसे ही पूछ लेता है टोटल मार्च की सारी एंट्री। सेल करी 40 की भी एंट्री करो, रिटर्न आया रिटर्न की भी एंट्री करो, सारी एंट्रीज पूछ लेता है। ठीक है ना? तो वही है यहाँ पे। राम सेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1, Ram sent goods to his customer on sale on return basis. Following transaction took place during the month of January to April. जनवरी से अप्रैल एक क्वार्टर का दे रखा है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने का दे रखा है यहाँ पे। तो 4 महीने की एंट्री पूछ रहा है आपसे। 15 जनवरी को send goods to customer on return basis at cost plus 25%, 80,000 का। 20 फरवरी को गुड्स कस्टमर ने वापस कर दिया। 25 मार्च को अप्रूवल कुछ अप्रूव हो गया 50 का। 31 मार्च को कस्टमर के पास गुड्स बचे हुए हैं 20 के, और 5 अप्रैल को एक कस्टमर था X, उसने वापस कर दिए, और 10 अप्रैल को एक और कस्टमर था Y, उसने एक्सेप्ट कर लिया 15 का। राम रिकॉर्ड सेल ऑन एज ऑर्डिनरी सेल। ठीक है, सेल रिटर्न पे जब देते हैं तो ऑर्डिनरी सेल मानते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राम अज्यूमिंग दैट अकाउंटिंग ईयर क्लोज ऑन 31 मार्च। 5 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, स्टार्ट करना है साथ साथ। हाँ, फॉर्मेट बना के मेरे साथ साथ नोटिंग कर लो, इसमें कुछ खास है नहीं। मेन चीज जो थी मैंने करा दिया आपको, मेन ये था। अब ये साथ साथ नोट कर लो। Journal entries in the books of Ram. डेट गिवन है यहाँ, डेट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, डेट लिखना बहुत जरूरी है। अभी आपके टेस्ट में नंबर कटे हैं, काफी बच्चों ने या तो सिंपल एवरेज का गलती कर रखा है, या सही किया हुआ है बट लास्ट में कैलकुलेशन नहीं दिखाई स्टार वाली। 5 + 6 / 2 5.5 कैसे आया, वो भी दिखा। हर चीज दिखानी होती है। कोई भी फिगर जो क्वेश्चन में गिवन नहीं है और आप यूज कर रहे हो, मन में कुछ कैलकुलेट नहीं करना, हर चीज दिखानी होती है, उसके भी नंबर कटे हैं सब बच्चों के। 2-3 बार होएगा अगर ऐसे। 2 हैं ऐसे, एक तो ये रेट है, इसके बाद एक और रेट था। 2 रेट 2 स्टार बना के दिखाने, 6.25 का। ये दिखाने हैं आपको जरूर, कुछ भी जरूरी है। नंबर कटे हैं, सब बच्चों के नंबर कटे हैं यहाँ पे। ठीक है, पहले भी बता लेकिन अब तब भी तो कुछ सही है। अब अगली बार तो कोई बहाना नहीं मिलेगा तुमको। मैम सर एक बार हाँ, एक बार भी नहीं बनाया, कुछ पढ़ा नहीं। बनाया नहीं मतलब मैंने कुछ कहा नहीं, कहता तो आप यही बोलते तबीयत खराब थी, तो इसलिए मैंने कुछ कहा ही नहीं है। बट अगली बार तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए। फर्स्ट एंट्री 15 जनवरी को क्या करेंगे? और बातें मत करो। 2020 में ऊपर ले देता हूँ,
तो बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। 2020 हमने ऊपर लिख दिया। बताओ फर्स्ट एंट्री बच्चों, बातें नहीं, फर्स्ट एंट्री बताओ। डेटा टू सेल, ठीक है। नरेशन क्या होगी? सोल्ड गुड्स नहीं, गुड्स सोल्ड ऑन रिटर्न बेसिस। 80,000 में कर रहे हैं। 20 फरवरी को क्या एंट्री होगी बताओ? क्या होगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर, सिंपल। नरेशन क्या होगी? ठीक है, गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर, ठीक है। $10,000। 25 मार्च को क्या एंट्री होगी बताओ बच्चों? रिसीव लेटर ऑफ अप्रूवल, 50,000 के गुड्स अप्रूव हो गए, क्या एंट्री होगी? होगी कुछ? नहीं होगी, क्योंकि जो अप्रूव हो गया उसकी सेल की एंट्री तो हम पहले कर चुके हैं, कुछ एंट्री नहीं होगी 25 मार्च को। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 31 मार्च को अप्रूवल नहीं आया, कितने का अप्रूवल नहीं आया? 20 का। ये 20 आप खुद भी निकाल सकते हो, दिया हुआ बट खुद भी कैसे निकाल सकते हो? 80 का सेल किया था, 10 का रिटर्न आ गया, कितना बचा? 70 में से कितना अप्रूव हो गया? 50, तो 20 क्या हुआ? अनअप्रूव। तो नहीं भी दिया होता तो भी आप निकाल सकते हो, या तो लिख दिया। अब 31 मार्च को एंट्री करेंगे, 25 को कोई एंट्री नहीं होगी। 31 मार्च को क्या एंट्री करेंगे बताओ? रिवर्स एंट्री। देख लो बच्चे, नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। 31 मार्च रिवर्स एंट्री, सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। यहां से सारी एंट्री पूछ रहा है। फाइनल अकाउंट्स का आएगा, ट्रायल बैलेंस दिया होता है, जैसे थर्ड क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, तो सिर्फ 2 ही एंट्री करनी है 31 मार्च वाली एडजस्टमेंट एंट्री। बट यहां बोल रहा है जनवरी से अप्रैल तक सारी एंट्री कर दो, शुरू से सारी एंट्री कर रहे हो, ठीक है। सेल टू डेटर बी वैल्यू ऑफ गुड्स लिखेंगे, वैल्यू ऑफ अनअप्रूव्ड गुड्स, lying with customer, value of unapproved goods lying with customer, और जितना काफी है। अनअप्रूव्ड गुड्स जो कस्टमर के पास पड़े हुए हैं उसकी वैल्यू, कॉस्ट नहीं, वैल्यू मतलब सेलिंग प्राइस, कितने का? 20,000 का। वैल्यू ऑफ गुड्स लाइंग विद कस्टमर 20,000। एक और एंट्री करनी है इसके साथ सर, $31 मार्च को एक और एंट्री हो जाएगी, कौन सी होगी? 31 मार्च को क्लोजिंग स्टॉक ब्रैकेट में विद कस्टमर टू ट्रेडिंग। यहां क्या लिखोगे नरेशन में? नरेशन में क्या आएगा? बीइंग वैल्यूएशन ऑफ नहीं, सेम नरेशन बस वैल्यू की कॉस्ट लिख देना, कॉस्ट ऑफ अनअप्रूव्ड गुड्स। लाइन विद कस्टमर, हाँ वैल्यू या कॉस्ट ऑफ अनअप्रूव्ड गुड्स लाइन विद कस्टमर। कितनी कॉस्ट आएगी इसकी? 20,000 का है अनअप्रूव्ड वाला, नीचे प्रॉफिट मार्जिन है कॉस्ट प्लस 25%, तो सेल पे 20% होगा, 16,000 आएगा। इसको स्टार्ट करा देंगे, बाद में इसकी कैलकुलेशन भी दिखाएंगे, हर चीज की दिखाना होता है कैलकुलेशन।
स्टॉक टू ट्रेडिंग, कॉस्ट ऑफ अनअप्रूव्ड गुड्स लाइन विद कस्टमर। ठीक तो है, एक बात बताओ, ये तो चेक करते हैं कि लोग के पास कितनी सारी कॉपीज होती है, वो एक स्टार को चेक करेंगे। सब चीज दिखनी है, ये मत सोचो ज्यादा मत सोचो। आपके पहले दो क्वेश्चन डिपेंड करते हैं आपके बाकी नंबर कितने आने वाले हैं। पहले दो क्वेश्चन में हर चीज चेक होती है, ठीक है। पहले दो नहीं करते, मैं भी यही बोलता हूँ, पहले 3 क्वेश्चन बढ़िया से करो, 50 नंबर पक्के हो जाएंगे, 50 में से 50। पहले दो में फिलहाल दोनों सब बनाना है। पहले 3 क्वेश्चन बढ़िया से करो, 60 नंबर के हो गए 20 की 30, पूरे 60 में से 60। उसके बाद फिर कितना भी खराब कर लो मिल जाएंगे। पास हो ही गए। 3 क्वेश्चन बढ़िया से कर दो बस, जबरदस्त तरीके से। रुकते नहीं, बेस्ट योर बेस्ट नहीं। 6 में से एक तो चॉइस आती है, एक चॉइस में से कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है? लाइक लास्ट इन्वेंटरी वेरिएशन का सेशन 10 था ना खतरनाक। एक और याद दिला दो, हर चैप्टर मिलेगा, वो तो सर हर चैप्टर मिलेगा। डेप्रिसिएशन का प्रैक्टिकल 1 याद है सर एक किसको? बात बताओ, अगर उन सब का एक मिनट, डेप्रिसिएशन चैप्टर का प्रैक्टिकल 1 याद है जो मैंने छोड़ने के लिए बोला था? वो तो मैंने क्लास में डाउट में लिया भी नहीं, मैंने वैसे ही बोल दिया था छोड़ दो, क्योंकि मुझे पता था ये वाला, मुझे पता लगे अगली वैसे मैं बोल दूंगा छोड़ दो पहले, क्योंकि खतरनाक बेकार क्वेश्चन है। क्वेश्चन के सॉल्यूशन में मिस्टेक है, और वैसे भी चलो ठीक आंसर आ भी जाता तो भी इतना ज्यादा लेंथी है कि एग्जाम के अंदर 1 घंटा लग जाएगा, उसमें टाइम बहुत लगेगा अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है। ऐसे टेंशन का फर्स्ट प्रैक्टिकल था, और आप बोलोगे सर पेपर में ऐसे 2-3 क्वेश्चन आ गए, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सीए इंस्टीट्यूट को 20% बच्चे पास करने होते हैं, तो पूरे पेपर में ऐसा एक ही क्वेश्चन आता है, वो भी एक पार्ट ऑफ क्वेश्चन आएगा, पूरा भी नहीं आएगा। बस 20% पास कर लेते हैं। 20% तो बहुत है, पहले 2% आता था, बहुत है 20%। आपकी क्लास में काफी बच्चों को लगता होगा यार जो टॉप कर रहे हैं, प्राइज मिल रहा है, वही पास करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 70% वाले बच्चे आराम से पास कर जाते हैं एग्जाम में, 50% ही चाहिए होता है। 2 चीज का ध्यान रखो बस, मिनिमम आपको चाहिए हमारे यहाँ के टेस्ट में 50 और एवरेज चारों का मिला के 70। एग्जाम के अंदर मिनिमम 40 चाहिए और एग्रीगेट 50 चाहिए। ये इतना कर लो, आराम से पास करोगे। जरूरी नहीं कि आपको क्लास का टॉपर बनना है, आराम से पास करोगे। मिनिमम 50 पर सब्जेक्ट और एवरेज 70, ठीक है। इससे ज्यादा कम नहीं होगा एग्जाम के अंदर। चलिए नेक्स्ट, 5 अप्रैल को क्या एंट्री करेंगे बच्चों बताओ? पांच अप्रैल को क्या एंट्री करेंगे? One of the customer return the goods. Simple है। Sales return to debtor। हाँ यहाँ फंस गए। यहाँ कोई एंट्री नहीं होगी। तो बंद कर देंगे बुक्स को। नहीं बुक्स तो बंद हो जाएगी, बुक्स के बाद भी एंट्री मांग रहा है आपसे, देखो ऊपर सेकंड है, अप्रैल की एंट्री मांग रहा है। 5 अप्रैल को एंट्री नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि पहले ही आपने सेल को रिवर्स कर दिया। 31 मार्च को गुड्स अप्रूव नहीं थे, हमने सेल की एंट्री उल्टी कर दी, रिवर्स कर दिया उसको। उसके बाद कस्टमर अगर एक्चुअली में रिटर्न कर देता है, कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। हाँ अगर अप्रूव कर लेता है तो सेल की एंट्री दोबारा करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, नो एंट्री ऑन 5 अप्रैल, ठीक है, क्योंकि सेल की एंट्री ऑलरेडी रिवर्स कर चुके हैं आप। 10 अप्रैल को एंट्री करेंगे। क्या एंट्री होगी? डेटर, और नाम दे रखा है ब्रैकेट में, नाम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। डेटर ब्रैकेट में वाई, ठीक है, टू सेल्स, बी गुड्स अप्रूव बाय कस्टमर। गुड्स अप्रूव कर लिए कस्टमर ने, बीइंग गुड्स अप्रूव बाय कस्टमर। कितने रुपए के? 15,000 रुपए के। 5 की कोई एंट्री नहीं करनी, 15 के अप्रूव हो गए, तो 20,000 की सेल को हमने रिवर्स किया था। 20,000 में से 5 के वापस आ गए, नो एंट्री, क्योंकि सेल को हमने पहले रिवर्स कर दिया। 15 के अप्रूव हुए तो सेल की एंट्री दोबारा कर दी हमने, डेटर टू सेल। नाम दे रखा है तो ब्रैकेट में नाम लिख दिया, नहीं दिया तो नहीं लिखते, ब्रैकेट में नाम दे रखते हैं यहाँ पे वाई, बस खत्म। अब स्टार की स्टार में क्या करोगे? शॉर्टकट करा देते हैं, 20,000 इंटू 100 बाय 125, 16,000।
और बड़े वाला तरीका कर रहे हैं 20,000 माइनस 20,000 का 20/120 और इसमें काम और करना पड़ेगा। फिर आपको वो दिखाना पड़ेगा नेट कॉस्ट भी 100 प्रॉफिट इज 20 सेल इज 120। तो इतना लंबा करने के बजाय ये सीधा कर लो 100/125 सबसे बढ़िया। पच्चीस बाई 125 ये होता है 20/125 ठीक है। 100/125 करोगे सीधा आंसर आ जाएगा आपका 16,000। आगे चलें, कोई डाउट है किसी को? प्रवेशिका हो गया? कोई डाउट है बताओ। 20,000 माइनस 20,000 सेल माइनस प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट होता है ना, तो ये प्रॉफिट है। 25/125 क्यों किया? क्योंकि वो कॉस्ट पे दे रखा है, ठीक है। ये शॉर्टकट है उसी का। सेकंड क्वेश्चन देखो, यहां बस यूनिट्स में दे रखा, चीजें वही हैं, यूनिट्स में दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। Ram sent goods to his customer on return basis at invoice price of 120। इनवॉइस प्राइस क्या होता है? सेल प्राइस है कॉस्ट प्राइस? अगर परचेज करेगा तो हाँ बहुत अच्छा पॉइंट है। परचेज करेंगे तो परचेज प्राइस है, सेल करेंगे तो सेल प्राइस है, तो सेल प्राइस है 120 पर यूनिट सेल प्राइस है विच इज कॉस्ट प्लस 20। तो प्रॉफिट मार्जिन है कॉस्ट पे 20%। नेक्स्ट, फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस। क्या ट्रांजैक्शन हुई है? मार्च में 15 मार्च को सेंड किया 300 यूनिट्स टू एक्स, 20 को सेंड किया 400 यूनिट्स टू वाई, 25 को सेंड किया 500 यूनिट्स टू, 3 बार सेंड किया एक्स को, वाई को, जेड को। रेट सबका सेम है, ऊपर फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है सेलिंग प्राइस 120 है जो कि कॉस्ट प्लस 20% है, और नीचे यूनिट्स में दे रखा है एट द एंड ऑफ द ईयर एक्स एक्सेप्टेड 250 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 110 पर यूनिट। एक्स ने एक्सेप्ट किया 300 में से 250 और एट द रेट ऑफ 110 पर यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ना सेलिंग प्राइस भी चेंज हो रहा है। ये इसको डालना नहीं चाहिए था, इस चैप्टर में इसका कोई रोल नहीं है, बट एक इसने डाल दिया। सेलिंग प्राइस में भी बाद में फ्यूचर में एडजस्टमेंट हो सकती है, कम ज्यादा हो सकता है। आपकी बुक में ही होता है, आता है, तब मैं अपने नोट्स को अपडेट करता हूँ। तो आपकी बुक्स में जो है ये नया पॉइंट आया है, पिछले 2-3 साल से आया है आईसी मॉड्यूल में। सेलिंग प्राइस में एडजस्टमेंट हो जाती है। कैसे होती है? आपने कस्टमर को जबरदस्ती बेच दिया, दे दिया कि भाई बिक जाए, ठीक है, नहीं तो वापस कर देना। कितने में? मान लो 200 में। एक महीने बाद कहता है भाई 150 लगा रहे हो तो वापस ले लो, डिस्काउंट होता है ना। हाँ, डिस्काउंट या जबरदस्ती वाला डिस्काउंट, मतलब वापस ले लो या 150 मेरे तो आगे बिक नहीं रहा 200 में या 200। तो सेलिंग प्राइस में भी कम ज्यादा एडजस्टमेंट कुछ हो जाती है, तो यहाँ वही कर रहा है। एट द एंड ऑफ द ईयर मिस्टर एक्स एक्सेप्टेड, मिस्टर एक्स ने एक्सेप्ट तो किया 250 बट 110 में किया है और उन्होंने दिया कितने में था? 120 में। तो 10 रुपए से ये भी रिवर्स करना पड़ेगा सेल की एंट्री को। आगे चलो, वाई ने एक्सेप्ट किया 350 130 में, यहाँ ज्यादा में एक्सेप्ट कर लिया, शरीफ बंदा होगा। हमने वाई को बोला यार पीछे से रेट बढ़ गए, तो उसने 120 की जगह में कितने पैसे देने को दिया? रेडी हो गया 130 रुपए, 10 रुपए एक्स्ट्रा सेल की एंट्री पास करनी है। और बाकी के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, तो जो क्वेश्चन साइलेंट है मतलब वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। जो एक्सेप्ट नहीं हुआ उसकी कितनी एंट्री करनी है? 2 एंट्री। अनअप्रूव्ड सेल की, सेलिंग प्राइस से रिवर्स और क्लोजिंग स्टॉक में कॉस्ट प्राइस। समझ में आ गया? चलो स्टार्ट करो। थोड़ा रफली करा दो इसको, फॉरवर्ड से बहुत टाइम लग जाता है। सॉल्यूशन 2, 15 मार्च को 15 मार्च को क्या एंट्री करेंगे? टेटर टू सेल, या नाम दे रखा है तो नाम से कर देते हैं, क्या रहता है? एक्स टू सेल। बताइए 300 इंटू 120 कितना हो जाएगा? 36,000। नेक्स्ट
20 मार्च को Y2 सेल 400 into 120 48,000 बातें मत करो। 25 मार्च को Z2 सेल 500 into 120 60,000। अब 31 मार्च को क्या एंट्री करेंगे बताइए। एक तो X ने एक्सेप्ट किया है, वैसे तो गुड्स एक्सेप्ट जो होते हैं उसकी हम कोई एंट्री करते नहीं है, बट प्राइस का डिफरेंस है, तो जो प्राइस डिफरेंस है उसकी एंट्री करनी है। उसने 110 में एक्सेप्ट किया है। सर पहले की नरेशन क्या होगी, सेंटी या सेल? कौन सी वाली? दोनों चलेंगे, गुड सेंट या सोल्ड, वैसे सोल्ड ज्यादा चलता है, गुड सोल्ड ऑन रिटर्न बेसिस। अब मैं इसको रफली करा रहा हूँ, रफली कर लो। फेर करा तो दिया था पहले, तो घर पे कर लेना मतलब। अभी मैं आगे जल्दी नेक्स्ट टॉपिक पे कराना है, थोड़ा जल्दी करना है। आगे कराओगे हमारे पे? हाँ आगे कराना। सेल सेल टू एक्स 300 into 10 10 रुपए से 110 में सेट कर लिया उसने, 10 रुपए से रिवर्स एंट्री करना पड़ेगा। सेल टू एक्स कितना आएगा 3000। बातें मत करो प्रवेशिका, क्लास में फोकस करो। लिखने के बाद फोकस भी होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। आपको पता है, एक मैं दिल्ली जब पढ़ा रहा था स्टार्टिंग ईयर्स में, आई थिंक 3-4 इयर्स के बाद ही कुछ बच्चे अटेली से आए थे। अटेली सुना होगा आपने? Yes, sir. 2-3 बच्चे। और विकासपुरी पढ़ा था उस टाइम, मैं हर इंस्टीट्यूट में पढ़ाया था, अकेडमी कॉमर्स विकासपुरी ब्रांच के अंदर पढ़ाता था। तो मैंने नया ब्रांच ज्वाइन किया था। एएफसी की बहुत सारी ब्रांचेस है, गुड़गांव भी है, सब जगह पढ़ाया था मैंने। तो 2 बच्चे अटेली के आए थे। क्लास में मेरा वही था, पहले ऑब्जेक्टिव होता था अकाउंट्स में, सीपीटी जब था। तो क्लास में हमेशा ऐसे पढ़ाना, वीकली टेस्ट लेना अकाउंट्स के। पहले सिर्फ अकाउंट्स के टेस्ट होते थे क्योंकि मैं अलग था, बाकी फैकल्टी अलग थे, मेरा अपना इंस्टीट्यूट नहीं था, तो सिर्फ अकाउंट्स के मैक्सिमम होते थे, बाकी कोई महीने में का लिया नहीं लिया। हर टेस्ट में 100% दोनों बच्चों के, और बाकी बच्चों के 50, 60, 70, 80% थे। मैंने उन दोनों को बुलाया, मैंने कहा तुम कैसे तैयारी करते हो, कहाँ से पढ़ते हो, मतलब इतना ज्यादा डिफरेंस हर बार 100 कैसे ला रहे हो। तो उनका रिप्लाई आप पता है क्या था, सर हम तो पढ़ते ही टेस्ट के लिए। मैं कहा ये क्या मतलब टेस्ट के लिए पढ़ते फिर 100% कैसे आ रहे हैं? सर जो क्लास में आप कराते हो फोकस, मतलब क्लास में फोकस रखते हैं, घर पे होमवर्क कर लेते हैं, टेस्ट में आ जाते हैं, वही उसी से टेस्ट आता है। बात भी सही है, आप 100% फोकस लेके लिखो क्लास में 100%, तो जो मैं होमवर्क देता हूँ उससे बाहर टेस्ट आता भी नहीं है। प्रॉब्लम ये आप क्लास में फोकस करते नहीं हो, नोटिंग कर लेते हैं, दिमाग बंद होता है, शट डाउन। नोटिंग कर रहे हैं मजबूरी है, सर ने कहा है, सर कॉपी ना चेक कर लें, बाद में वीडियो देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। टेस्ट वाले दिन जो टाइम होता है रिवीजन करने का, वहां तो आप होमवर्क कर रहे होते हो या क्लास वर्क कर रहे होते हो। सही कह रहा हूँ ना? टेस्ट के दिन रिवीजन करना है आपको, और टेस्ट वाले दिन या एक दिन पहले आप क्या कर रहे होते हो, क्लास का वीडियो देख रहे होते हो या होमवर्क कर रहे होते हो। उस टाइम वो क्वेश्चन सेकंड टाइम होने चाहिए आपके, ना कि फर्स्ट टाइम होने चाहिए। तो वो बच्चे तो सेकंड टाइम करते ही नहीं थे, फर्स्ट टाइम ही करते थे। तो एक बार करके देखो, एक बार 100% फोकस इन क्लास एंड होमवर्क में पहले ही, ठीक है? चलो नेक्स्ट, X2 Y2 सेल कितने रुपए से होगा? Y ने एक्सेप्ट कर लिया कितने में? 10 रुपए एक्स्ट्रा है ना, 130 में इसने एक्सेप्ट किया। 4000 350 130 में सेट किया ना, ओके 350 आएगा 3500। यहां पे भी 250 आएगा, ठीक कर लो, यहां भी 250 आएगा, 250 to 10 ठीक कर लो इसका भी 2500। जो एक्सेप्ट किया, पूरी यूनिट्स मत लेना, जो यूनिट्स एक्सेप्ट करी है उसी का प्राइस एडजस्टमेंट करना, पूरे का प्राइस एडजस्टमेंट मत करो, ठीक है? जो यूनिट्स एक्सेप्ट करी है सिर्फ उतने का प्राइस एडजस्टमेंट करो। वैसे एक बात बताओ, अगर आप पूरे का ही प्राइस एडजस्टमेंट कर देते हो फिर आगे चल के उसको भी रिवर्स करना पड़ेगा। गलत वो भी नहीं है, बट फिर उसकी रिवर्स एंट्री फिर करनी पड़ेगी।
ठीक है, तो जितना एक्सेप्ट हुआ है उसी का ये प्राइस एडजस्टमेंट करो, राइट। चलो नेक्स्ट सर डिवाइड टू से 120 का दिया था, क्या कह रहे हो? ज्यादा प्राइस पे दिया ज्यादा प्राइस पे दे देंगे। दिया हुआ ना, x ने कम पे लिया और y ने ज्यादा पे ले लिया, तो उसको हमने y पे सेव कर दिया। और बाकी के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, बाकी यूनिट्स के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है। तो दो एंट्री मैंने बताई थी 31 मार्च को, एक तो सेल टू डेटर और एक क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग विद कस्टमर टू ट्रेडिंग। कितनी यूनिट्स हैं टोटल? यूनिट्स टोटल कर दो, कितनी यूनिट्स हैं जो एक्सेप्ट नहीं हुई, जो एक्सेप्ट नहीं हुई। x की कितनी बची है? 50, y की कितनी बची है? 50, 100 हो गई, और z की सारी बची हुई 500, 600 यूनिट्स एक्सेप्ट नहीं हुई। x की 50, y की भी 50, 350 एक्सेप्ट हो गया, और z की पूरी 500, टोटल 600 यूनिट्स ऐसी हैं जो एक्सेप्ट नहीं हुई। सेल की एंट्री कितने रुपए से रिवर्स करोगे? कितने से? 120 से 130 से? यहां फर्क पड़ता है, 100 बताओ 120 से। अगर आपने यहां सारी यूनिट्स ले ली फिर 130 करना पड़ जाएगा यहां रिवर्स में भी, समझ आ रहा है? प्राइस एडजस्टमेंट में मैंने सिर्फ एक्सेप्टेड वाली यूनिट्स नहीं है, अगर प्राइस एडजस्टमेंट में आप टोटल यूनिट्स ले लेते हो तो फिर यहां रिवर्स में फिर 130 करना पड़ जाएगा, और फिर अलग अलग करना पड़ जाएगा। x का अलग, रिवर्स एंट्री में अलग अलग करनी पड़ जाएगी, x की अलग, y की अलग, z की अलग, ज्यादा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। अभी मैंने 120 से लिया क्योंकि प्राइस एडजस्टमेंट मैंने सिर्फ एक्सेप्टेड वाली यूनिट्स ली है, तो रिवर्स वाली जो एंट्री है वो सिर्फ 120 से होगी। कितना हो जाएगा? 72,000 रुपीस। और 72,000 का कॉस्ट प्राइस निकल सकता है क्या आराम से? बताओ। एट कॉस्ट प्लस 20% बोला हुआ है, 100 by 120 कितना आ जाएगा? 60,000। सिंपल। कलर आउट अगर आप मैन्युफैक्चरर वाले बताते हो तो सैटरडे को क्या करना है? बैंक रिकंसिलिएशन बताया था मैंने, भूल गया। नहीं है। ये संडे को मंडे को पढ़ती है, कोई काम आ गया तो फिर टेस्ट में नंबर नहीं आते। हफ्ते में एक दिन ही पढ़ती है उसका, और पूरे हफ्ते मुस्कुराती रहती है ना? सर एक ही दिन पढ़ने में खाते रहती है। दिखाते रहेगी, मुस्कुराती रहेगी। सर लास्ट वाले तो तुम्हारा नाम वैसे बिल्कुल ठीक रखा है, मुस्कुराते लोग। लास्ट वाला अंशी, लास्ट वाला दोनों एंट्रीज की डायरेक्शन बता दो। क्लास के बाद पूछो। अब सर पूरी खड़े हो बता। मैंने पहले बता दिया था, पूरा क्लियर करा तो दिया है, उसके जैसा ही वैसे ही हो गया। ध्यान करने का बताते हैं ज्यादा दे दियो। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग तब कर दूं ये वाला। नोटिंग हो गया तुषार? नितिन नोट कर लिया? देखो बस वैसे ही बस चेक करो।
ट्रेडिंग काउंट हमने किया फाइनल काउंट की फर्स्ट क्लास में, इन्वेंट्री में भी थोड़ा बहुत आएगा ट्रेडिंग। तो एक बार मैं उसी से समझा रहा हूँ। ये मान लो 10 है, ये 50 है, ये 20 है और ये 80 है। टोटल कितना हो गया 100, ये आएगा 40। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस को मैंने 0 मान लिया, ये आपका 40 आ गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालोगे? 10 प्लस 50 प्लस 0 माइनस 20 कितना आएगा? 40। 40 इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, मैन्युफैक्चर ये चलता है ट्रेडिंग बिजनेस में। जब आपका बिजनेस है बाइंग एंड सेलिंग, ट्रेडिंग बिजनेस, जस्ट यू डील इन बाइंग एंड सेलिंग। बट अगर आप बनाते हो, मैन्युफैक्चर करते हो, तो ट्रेडिंग काउंट तो बनता है बट वहां परचेज नहीं आता। परचेज की जगह क्या आता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि अगर आप बनाते हो, फिनिश गुड्स आप बनाते हो, तो परचेज तो नहीं करोगे ना फिनिश गुड्स, परचेज करोगे रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल का परचेज आएगा मैन्युफैक्चरिंग में। फिनिश गुड्स का परचेज तो आप नहीं करोगे, तो उसका आएगा प्रोडक्शन की कॉस्ट, फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन की कॉस्ट। तो बाकी ट्रेडिंग सेम रहता है, तो ट्रेडिंग काउंट सेम रहता है इन ट्रेडिंग बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। सिर्फ थोड़ा सा फर्क क्या है, परचेज की जगह क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा, बस। बाकी सारा सेम है, और इसी फार्मूले के अंदर भी चेंज हो जाएगा। नेट परचेज की जगह हम क्या लेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये ध्यान रखना, सेम। और एक चीज और पता है आपको, अगर आप खरीदते हो तो महंगा पड़ता है, खुद बनाओ सस्ता पड़ेगा। तो 50 की जगह मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको पड़ेगी 40 का, जीपी आ जाएगा आपका 50, 40, 30। मैंने यहाँ 40 कर दिया। पहले हम परचेज करके सेल करते थे तो 50 का था, अभी खुद बना रहे हैं सस्ता पड़ेगा, खुद की फैक्ट्री है, तो मैंने यहाँ 40 कर दिया। ठीक है, अभी परचेज अगर हम करते हैं तो कितने का परचेज किया, वो तो सिंपल है, वो एंट्री से पता लग जाता है। परचेज टू कैश वाली एंट्री होगी या परचेज टू क्रेडिट होगा, ट्रायल बैलेंस में क्या होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में भी कितने का परचेज किया वो हमें पता लग जाता है। कहां से पता लगता है? परचेज की एंट्री से, परचेज अकाउंट से, परचेज टू कैश या परचेज टू क्रेडिट। बट कितने में बनाया, इसकी कोई एंट्री नहीं होती है। ये निकालने के लिए इतना बड़ा अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ये पूरा चैप्टर जो टिका हुआ है जस्ट टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये इस अकाउंट से निकलेगा। इस अकाउंट का ये बैलेंसिंग फिगर होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो मैं दोनों को लिंक करके बता रहा हूं, बैलेंसिंग फिगर आएगा। ठीक है, अब आप इतना बड़ा मैंने बना दिया, समझ तो गए होंगे क्या क्या डालूंगा मैं इसमें, मतलब बहुत कुछ आने वाला है। ठीक है, तो ट्रेडिंग आपको आता है। ट्रेडिंग में सिर्फ एक ही चेंज है, परचेज के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए हम बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग काउंट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना, फिनिश गुड्स बनाने की कॉस्ट कितनी है। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो ओपनिंग स्टॉक भी फिनिश गुड्स का होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी यहाँ पे फिनिश गुड्स की होंगी, और सेल भी फिनिश गुड्स का होगा, और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक भी फिनिश गुड्स का होगा। 3 तरह के गुड्स होते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, एक रॉ मटेरियल कच्चा माल, और एक फिनिश गुड्स जो पूरा 100% कंप्लीट है, इन्वेंटरी वैल्यूएशन में भी थ्योरी में कराया था फर्स्ट क्लास में, और एक सेमी फिनिश गुड्स WIP बताया था ना, वर्क इन प्रोग्रेस। सेमी फिनिश गुड्स है वर्क इन प्रोग्रेस। तो अब ये 40 कैसे निकलेगा, ये निकालना है। कोई भी चीज बनाने में 3 इंपॉर्टेंट खर्चे होते हैं। मटेरियल सुना है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, जिसका एग्जांपल प्रैक्टिकली एक ही देखने को मिलता है, रॉयल्टी। एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी होता है। अभी मैं इसको 0 मान रहा हूं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंस रॉयल्टी वगैरह ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसको भी 0 मान लिया। 3 चीज लगते हैं, मटेरियल, लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस को यहां पे बोलते हैं ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स।
ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ लगा 25 का, ये 10 का और ये 5 का, टोटल कितना आएगा 40, और 40 ये आपका बैलेंस आएगा 40 जो कि वहां चला जाएगा। ये समझने के लिए धीरे धीरे समझाऊंगा, बहुत बड़ा फॉर्मेट है तो धीरे धीरे इसमें हम एक एक पॉइंट डालते जाएंगे, समझते जाएंगे, तो उसको समझो पहले। आपको कोई भी चीज बनानी है उसमें 3 खर्चे मेन होते हैं, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। मान लो आपने फर्नीचर ही बनाना है, आपकी फैक्ट्री है फर्नीचर की, ठीक है, फर्नीचर का बिजनेस है, फर्नीचर की फैक्ट्री, ये सारा आप फर्नीचर का सेल कर रहे हो, तो ये बिल्कुल बने बनाए एकदम रेडी गुड्स यहाँ पे आते हैं ट्रेडिंग में। फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक भी फिनिश गुड्स का प्रॉपर बना हुआ है, कुछ उसमें कुछ नहीं करना है, पैकिंग मैकिंग भी हो गया, ठीक है ना। ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का, सेल भी फिनिश की और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी फिनिश की, टेबल चेयर अलमीरा डबल बेड सब कुछ बनाते हो, तो ये फिनिश गुड्स यहाँ पे सारे आ जाएंगे। अब वो सब बनाने में कितना खर्चा लगा वो वहां से निकलेगा। मेन मटेरियल क्या लगेगा फर्नीचर का, मेन मटेरियल क्या लगेगा, वुड लकड़ी, टिम्बर और शीशम की लकड़ी और क्या क्या आती है, ठीक है, तो मटेरियल लकड़ी लगेगा। लेबर, लेबर किसका लगेगा, हाँ जी, अभी बोलना मत कोई भी बच्चा, बीच में समझा रहा हूं, ठीक है। लेबर कौन सा, लेबर किसका, बनाने वाला कौन होगा, कारपेंटर, हिंदी में क्या बोलते हैं काफी, उसकी वेजेस वगैरह, सैलरी में तो सैलरी भी कोई दिक्कत नहीं है, और साथ में उसके हेल्पर। ये समझ लो ये अकाउंट पूरा फैक्ट्री है, अपने आप को जिम करोगा भाई फैक्ट्री में बैठे हो, जितने भी खर्चे फैक्ट्री में पॉसिबल हो सकते हैं सब यहीं पे आएंगे। फैक्ट्री के अलावा जो खर्चे होते हैं वो ट्रेडिंग प्रॉफिट्स में आते हैं, मतलब बेसिकली प्रॉफिट्स में आते हैं। तो एक बड़ा बिजनेस है, मैं अज्यूम कर रहा हूं ये फैक्ट्री है, ये उसका गोडाउन है फिनिश गुड्स का, ये एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है और ये सेलिंग डिपार्टमेंट है। फैक्ट्री के सारे खर्चे यहां पर आएंगे मैन्युफैक्चरिंग में। गोडाउन के सारे खर्चे, मैं गोडाउन किसका मान रहा हूं, मैं फिनिश गुड्स का गोडाउन मान रहा हूं, बने बनाए गुड्स का गोडाउन। बनने के बाद फैक्ट्री से निकलकर कहां जाते हैं, गोडाउन में जाते हैं, और गोडाउन से सीधा सेलिंग डिपार्टमेंट वाला उनको बिकवा देते हैं, गोडाउन से सीधा कस्टमर के पास सेल हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ सेलिंग डिपार्टमेंट एंड विद द हेल्प ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, सीधा कस्टमर को सेल हो जाते हैं, ठीक है। तो फिनिश गुड्स गोडाउन वाला खर्चा कहां पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, स्टोरेज एक्सपेंसेस पढ़ा था ना, स्टोरेज एक्सपेंसेस प्रॉफिट्स में आएगा। एडमिनिस्ट्रेशन वही आपने पढ़ा, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, बड़े बड़े मैनेजर डायरेक्टर सब खर्चे, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस के खर्चे, ऑफिस का रेंट, ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस की सैलरी, ऑफिस का प्रिंटर का डेप्रिसिएशन, ऑफिस की बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन, वो सब कहां आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। सेलिंग डिपार्टमेंट, सेलिंग के खर्चे, पेटेंट्स, एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग, डिलीवरी, मैन एक्सपेंसेस, कैरेज आउटवर्ड्स, वो सब सेलिंग वाले खर्चे होते हैं प्रॉफिट्स में। ये सबके खर्चे प्रॉफिट्स में आएंगे, और फैक्ट्री वाले सारे खर्चे कहां पे आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग में। तो इससे पहले जब तक हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं पढ़ते, कहीं छोटी मोटी जगह लिखा होता है डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ ट्रेडिंग में डाल देते हैं। इवन जब मैंने टॉपिक नहीं पढ़ाया था तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी मैंने कहां पे डलवा दिया था, ट्रेडिंग में, याद है किसी को, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। बट प्रैक्टिकल लाइफ में ये अकाउंट अलग बनता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे के सारे हम यहां डालेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। नहीं दे रखा क्वेश्चन ने बोला ही नहीं बनाने के लिए, तो ट्रेडिंग में मिक्स कर देते हैं। जैसे मैंने बताया ना, इस अकाउंट का बैलेंस ट्रेडिंग में ही जाता है, तो ये एक बैलेंस डालने की बजाय ये तीनों चीज ट्रेडिंग में डाल दो, आंसर तो वही आ जाएगा जीपी। सोच के देखो, ये तीनों चीज मटेरियल कंज्यूम, लेबर एक्सपेंस, ये सब ओवरहेड्स, ये सब वही ट्रेडिंग में डाल दो, आंसर भी आ जाएगा। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, फैक्ट्री की मैनेजर की सैलरी, ये सब 11th क्लास में तो इसका कांसेप्ट ही नहीं, 11th क्लास में सब ट्रेडिंग में डालते हैं। इवन सीए के अंदर भी जो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस हैं, जो पहला आपका ट्रेडिंग वाला क्वेश्चन चैप्टर है आपका अलग से, उसमें 1-2 पॉइंट दिए होते हैं, ट्रेडिंग में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगला चैप्टर जो है वो उसको डिटेल में पढ़ा रहा है, तो इसका क्वेश्चन भी आपको दिखाई दे जाएगा, सेपरेट दिखाई देगा, बहुत सारे आइटम्स होंगे, और नीचे लिखा भी होगा प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, तब फिर ये ट्रेडिंग में नहीं आएगा। डुप्लीकेट नहीं करना कि ट्रेडिंग में भी डाल दो और यहाँ पे डाल दो, एक खर्चा एक ही जगह पे आ सकता है। तो ये सारे खर्चे फिर डायरेक्ट वाले ट्रेडिंग में आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग में आएंगे, और इनडायरेक्ट वाले खर्चे सारे कहां पे जाएंगे, प्रॉफिट लॉस के अंदर। ट्रेडिंग में सिर्फ ये आएगा ओपनिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेल, क्लोजिंग स्टॉक एंड जीपी, राइट। तो 3 खर्चे, मटेरियल लकड़ी का, लेबर में कारपेंटर का खर्चा,
जो मैंने बोला वेजेस बोलते हैं जनरली जो लोग होते हैं लेबर क्लास वाले वो दिहाड़ी बेस पे होते हैं, डेली अपने पैसे लेके जाते हैं। हमारी शॉप पे भी जो वर्कर लगे होते हैं डेली पैसे लेते हैं, बहुत कम सैलरी भी हम उनको देते हैं जो थोड़े कंपनी के अंदर जो थोड़े पढ़े लिखे होते हैं, वाइट कॉलर एम्प्लॉइज बोलते हैं उनको, जो पढ़े लिखे होते हैं ऑफिस में काम करते हैं। बाकी उनको वेजेस मिलता है, डेली बेस पे वेजेस मिलता है, उनको काम नहीं चलता, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि पूरे महीने का खर्चा निकाल सके और एक महीने बाद सैलरी लें। और तुमको डेली पैसे चाहिए, डेली अपना राशन पानी शाम को खरीद के जाते हैं, अगले दिन तक खत्म हो जाते हैं पैसे। ठीक है, चलो उसके वेजेस बोलते हैं उसको दिहाड़ी। हाँ जी, फिर जो हम ट्रेडिंग में वेजेस लिखते थे वो भी यहाँ पे आएंगे। सही, बहुत अच्छा पॉइंट है। तो ट्रेडिंग वाली वेजेस, ट्रेडिंग वाले डायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे के सारे यहाँ पे आएंगे। और सर अगर वेजेस एंड सैलरी दे दिया तो भी दिया। मैंने बोला दोनों टॉपिक मिक्सअप नहीं होंगे कभी, ये टॉपिक अलग आएगा जिसमें एक दो पॉइंट अगर हो सकते हैं तो हम ट्रेडिंग में डाल देते हैं, जैसे आपने बोला वेजेस एंड सैलरी, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी। बट अगर इसका टॉपिक क्वेश्चन आएगा तो फिर बहुत सारे पॉइंट्स है, बड़ा क्वेश्चन आएगा साफ साफ, फिर सारी चीजें यहाँ पे आएंगे। और ऐसे क्वेश्चन में हम वेजेस एंड सैलरी कंबाइंड देगा भी नहीं, जो इसका स्पेशल क्वेश्चन आएगा अलग अलग देगा। ठीक है, चलिए डायरेक्ट लेबर मैंने बताया, कारपेंटर का, उसके हेल्पर का, फैक्ट्री का और भी खर्चे हो सकते हैं, फैक्ट्री का सुपरवाइजर भी हो सकता है, मैनेजर भी हो सकता है, फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी भी इसी में लेनी है डायरेक्ट लेबर। ठीक है, और डायरेक्ट लेबर में मैनेजर की सैलरी नहीं, ओवरहेड्स में आएगी, गलत बोल दिया मैंने। डायरेक्ट लेबर का मतलब होता है जो अपने हाथों से बनाता है, जिसमें दो ही बंदों का आएगा वेजेस, कारपेंटर है उसका हेल्पर, और फैक्ट्री का मैनेजर की सुपरवाइजर की सैलरी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में आएगी, बट लेबर में नहीं, ओवरहेड्स में आएगी। ओवरहेड्स का मतलब क्या है? मटेरियल लेबर के अलावा जो खर्चे होते हैं फैक्ट्री में। तो एक फर्नीचर बनाने में खाली मटेरियल लेबर नहीं लगा ना, और भी खर्चे लगते हैं। अब बताओ, फैक्ट्री में मेन खर्चा तो ये होता है माल और उसको बनाने का लेबर। आप कारपेंटर बुलाओगे, मेन खर्चा घर पे बनवाते हो मान लो, तो एक तो लकड़ी और एक उसका लेबर दिहाड़ी वो तो देना पड़ेगा। उसके अलावा और भी खर्चे होते हैं, बताओ फैक्ट्री के अंदर कौन कौन से? एक तो मैंने बता दिया फैक्ट्री का मैनेजर की सैलरी, सुपरवाइजर की सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, बहुत बड़ा पावर इलेक्ट्रिसिटी में फर्क है। इलेक्ट्रिसिटी जो छोटा मोटा होता है, पावर जो बड़े बड़े मशीनें चलती हैं बहुत ज्यादा पावर उसको बिल आता है। रिपेयर आएगा किसका? मशीन का, फैक्ट्री की मशीन का रिपेयर यहाँ पर ही आएगा मैन्युफैक्चरिंग में। तो कुछ खर्चे बड़े कंफ्यूजिंग लगेंगे आपको कि मैन्युफैक्चरिंग में डालना है कि प्रॉफिट एंड लॉस में डालना है। आपको उस आइटम से देखना है कि वो आइटम फैक्ट्री में है या ऑफिस में है। लाइक मशीन का रिपेयर फैक्ट्री में हो सकता है, ऑफिस में मशीनें तो फैक्ट्री में होंगी। मशीन का डेप्रिसिएशन भी यहीं पर आएगा मैन्युफैक्चरिंग में, मशीन का। फर्नीचर का रिपेयर कहाँ पे आएगा? चलो मिक्सअप हो जाएगा फर्नीचर, और कुछ ले लेते हैं। एसी का रिपेयर कहाँ पे आएगा? मान लेंगे वो एसी ऑफिस में है तो प्रॉफिट एंड लॉस में। एसी का डेप्रिसिएशन प्रॉफिट लॉस में। और अगर आपका बिजनेस फर्नीचर का नहीं है, किसी और चीज का बिजनेस है, तो फर्नीचर का रिपेयर प्रॉफिट लॉस में, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन प्रॉफिट लॉस में। ठीक है, चलिए तो ये ओवरहेड्स मतलब एक्स्ट्रा खर्चे। यहाँ पे एक्स्ट्रा खर्चे मटेरियल लेबर ओवरहेड्स के अलावा जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं, इन दोनों के अलावा जो होते हैं सब ओवरहेड बोलते हैं। एक्स्ट्रा खर्चे मेन तो ये है प्राइमरी एक्सपेंस, और ये उसके ऊपर के खर्चे, बट होने चाहिए फैक्ट्री के अंदर, ये ध्यान रखना। फैक्ट्री की बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन यहीं पर आएगा, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग का रिपेयर, मशीन का डेप्रिसिएशन, मशीन का रिपेयर, वो सब यहीं पर आएगा। कई बार क्वेश्चन ना, अब मैं धीरे धीरे पॉइंट डाल रहा हूं इसमें, ये तो इकट्ठा दे देता है अलग अलग, ये इसके भी तीन आपको तीन चीज देगा। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, लेबर को वेजेस भी कहते हैं, ध्यान रखना। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इन दो को डायरेक्ट बोलते हैं, मटेरियल लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस। ये इनडायरेक्ट मटेरियल, मान लो 2 2 1, तो कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग डाल के टोटल करके बाहर 5 लिख देंगे। डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? फर्नीचर का बिजनेस है लकड़ी, अब इस फर्नीचर में इनडायरेक्ट मटेरियल क्या लगा होगा, सोच के बताना। जो उसके पेज, जो उस एसेट का मेजर पार्ट नहीं है, पेज लगे हुए इनडायरेक्ट मटेरियल। और बताओ। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बोला। चिपकाने के लिए फेविकोल भी लगता है, एडेंसिव, ग्लू, एडेंसिव, चिपकाने के लिए फेविकोल भी इनडायरेक्ट मटेरियल है। मतलब उस पूरे एसेट का मेन पार्ट नहीं, मेन पार्ट लकड़ी है। इवन सनमाइका को भी आप इनडायरेक्ट मटेरियल कह सकते हैं, ये मेन पार्ट नहीं है इसका। हाँ, मेन पार्ट तो नहीं है ना,
इसका बेस क्या है? डायरेक्ट मटेरियल लकड़ी। सनमाइका तो हम एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए लगाते हैं, ठीक है ना। ग्लू है, इनके बिना पेच है, इनके बिना काम चल जाए। किसके बिना ग्लू के बिना छोटे बड़े काम तो नहीं चलेगा, बट मेन पार्ट नहीं है, लकड़ियों के साथ में जुड़े। मेन पार्ट नहीं है, ठीक है। पेच है, अब ये तो पेच के बिना भी काम नहीं चलेगा। तो हवा वही कह रहे हैं। ऐसे काम चलेगा नहीं चलेगा ऐसे डिसाइड नहीं होता। मेन पार्ट इसका लकड़ी है, वो डायरेक्ट मटेरियल है, बाकी सब इनडायरेक्ट मटेरियल जो भी लगा हुआ है इसमें, ग्लू है, पेच है, सनमाइका है, सब इनडायरेक्ट मटेरियल। समझ में आ गया पॉइंट? बट फैक्ट्री में हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम दिखा देंगे। अच्छा, एक कंफ्यूज मत होना, इनडायरेक्ट ये जो चीजें मैं लिख रहा हूँ ये फैक्ट्री के अंदर ही होनी चाहिए। जो फैक्ट्री की बाहर की इनडायरेक्ट है वो तो प्रोसेस में आती है, यस यस ठीक है ना। समझ गए ना पॉइंट? लेबर की बात हो रही है। डायरेक्ट लेबर जो अपने हाथ से बनाता है, इनडायरेक्ट लेबर जो उनको सुपरवाइज कर रहा है, मैनेजर, फैक्ट्री का सुपरवाइजर की सैलरी। इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर जो सामने बना रहा है, इनडायरेक्ट लेबर जो बनाने वाले को सुपरवाइज कर रहा है, मैनेज कर रहा है, फैक्ट्री के अंदर होना चाहिए। जनरल मैनेजर है, पूरी कंपनी का मैनेजर है, उसकी सैलरी प्रॉफिट्स में आएगी, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अभी आपने एग्जांपल बताए थे, फैक्ट्री में और भी खर्चे होते हैं। कौन कौन से? फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री का पावर, फैक्ट्री का वाटर, ये सारे खर्चे कहां पे आएंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। समझ आ गया? तो ये सारे खर्चे। अब इसके अलावा क्वेश्चन और क्या दे सकता है आपको? बहुत बड़ा फॉर्मेट है, धीरे धीरे सीखेंगे। यहां तक कोई डाउट है किसी को? बताओ, इजी है यहां तक, ठीक है। इसके अलावा आपको दे सकता है रॉ मटेरियल का, रॉ मटेरियल का परचेज, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। मान लो रॉ मटेरियल का परचेज आपको दे रखा है 30, ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है 15, क्लोजिंग दे रखा है 5। रॉ मटेरियल का कच्चा माल, रॉ मटेरियल ने परचेज किया 30, ओपनिंग स्टॉक 15, क्लोजिंग स्टॉक 5। यहां पे मैंने क्या वर्ड लिखा है? कंज्यूम्ड। कंज्यूम का फार्मूला भी यही होता है। क्या फार्मूला होता है कंज्यूम का? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और डायरेक्ट मटेरियल या रॉ मटेरियल एक ही बात होती है। डायरेक्ट मटेरियल या रॉ मटेरियल सेम थिंग, कोई फर्क नहीं है। जैसे लेबर वेजेस एक ही बात है, रॉ मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल एक ही बात है। तो ये हम ब्रैकेट में निकालेंगे। ओपनिंग स्टॉक है 15 का, परचेज है 30 का और क्लोजिंग स्टॉक है 5 का। कितना हो जाएगा बताइए? 40 है ना। इसको 25 बनाने के लिए क्या करें? 10 और यहाँ पे 15, 20 कर देते हैं। चलो, ओपनिंग स्टॉक 10 का, परचेज 20 का, ये हो जाएगा 25। फिगर्स नहीं बदलनी पड़ेगी। 25, 10 और 5 40। 40 आया, 5 चला जाएगा, ठीक है। तो रॉ मटेरियल का अगर आपको दे रखा हो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, वो यहाँ पे आएगा, प्लस माइनस कंज्यूम के अंदर आएगा। फिनिश गुड्स का दे रखा है वो यहाँ पे आएगा। इसके अलावा और क्या होता है इसमें? एक वर्क इन प्रोग्रेस, सेमी फिनिश गुड्स, वो भी दिया होता है। वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक दिया होता है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। मैं भी इक्वल मान रहा हूं ताकि हमारे आंसर में ज्यादा बार बार फिगर्स ना बदलनी पड़े। पहले क्लोजिंग स्टॉक मान लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक दिया ही नहीं हुआ, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है WIP का। फर्स्ट ईयर है आपका बिजनेस का, फर्स्ट ईयर है तो ओपनिंग कुछ होगा नहीं, उसको हम यहां पे डालेंगे। क्लोजिंग WIP वर्क इन प्रोग्रेस 10 का, ये 30 हो जाएगा। अब ये क्यों? टोटल खर्चा हमारा पूरे साल का, ये अकाउंट पूरे साल का होता है। जैसे ट्रेडिंग फॉर द ईयर एंडेड, क्या लिखते हो ट्रेडिंग के आगे? फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31 मार्च, तो पूरे साल का होता है। प्रॉफिट से पूरे साल का। बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट की होती है, बैलेंस शीट के आगे हम क्या लिखते हैं? एज ऑन दिस डेट, एज ऑन 31 मार्च। पर ट्रेडिंग प्रॉफिट लिखते हैं फॉर द ईयर, पूरे साल का होता है। पूरे साल की परचेज, पूरे साल की सेल, पूरे साल की सैलरी, 12 महीने का आता है ना पूरा ट्रेडिंग प्रॉफिट उसमें, तो ये भी पूरे साल का होता है। पूरे साल का आपका खर्चा लगा 25, 10, 5, 40,000 मान लो, 40,000 या 40 lakhs। 40 lakhs में से, 40 लाख में से आपको लगता है 10,000, लगता है क्या दिखाई भी देगा, 10 लाख रुपए का अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। 40 लाख रुपए आपने खर्चा कर दिया, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स मिलाकर 40 लाख रुपए आपने खर्चा कर दिया और आपको लगता है उसमें से 10 लाख का अभी कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ ना कुछ बचा हुआ है, सनमाइका लगानी बची हुई, चिपकाना बचा हुआ है, कोई पेज लगाना बचा हुआ है, तो फिनिश गुड्स पूरा 100% कंप्लीट नहीं है।
10 लाख अगर नहीं है तो जो फिनिश गुड्स कंप्लीट हुआ जो यहाँ पे गया उसकी कॉस्ट कितनी आएगी 30 आएगी, तो यहाँ पे 30 जाएगा। हमें आप क्या निकाल रहे हो इस अकाउंट से? आप निकाल रहे हो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसकी? फिनिश गुड्स की। ये फिनिश गुड्स की निकाल रहे हो। तो रॉ मटेरियल, उसके ऊपर काम किया लेबर, उसके ऊपर आपने और खर्चे कर दिए फैक्ट्री में, इनडायरेक्ट मटेरियल, ये सब में ओवरहेड्स बोलते हैं, तीनों को मिलाकर बोलते हैं ओवरहेड्स, ऊपर के खर्चे, इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये 40 लाख में से 10 लाख पूरा नहीं हुआ, कुछ फैक्ट्री के अंदर ही बचे हुए हैं अभी सामान, जो फैक्ट्री से निकलकर गोडाउन में कब जाएगा? फैक्ट्री से जब 100% कंप्लीट होगा तब आप उसको सरकार की गोडाउन में बेचते हो। प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, फैक्ट्री के भी कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं। फाइनल जो प्रोसेस से निकलकर तब गोडाउन में जाता है, जब सेल कर बाद में वहां से सेल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो सेमी फिनिश गुड्स है प्रोसेस के अंदर ही है, पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ ही नहीं उसका भी कंप्लीट। तो यहाँ पे इधर डालेंगे तो ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा, तो 30 लाख के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है जो वहां पे जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा ऐसे सोचो, अभी 10 लाख का कंप्लीट नहीं हुआ, अगले साल जो होगा सबसे पहले ये कंप्लीट होगा, तो नेक्स्ट ईयर क्या बन जाएगा? ओपनिंग WIP। मैं इसको अज्यूम कर रहा हूं 15, इसको मैं 10 बना देता हूं फिगर्स को सेम करने के लिए। 6, 2 और 2 कितना होगा टोटल? 40, 50, 60, 60 माइनस 40, 60 माइनस 10, 50 आएगा। सेम करेंगे इसको 20 कर देते हैं, 40 कर देंगे। टोटल अगले साल यानी ओपनिंग WIP का मतलब क्या होता है? पिछले साल जो सेमी फिनिश गुड्स था वो ओपनिंग में लिखना है, सबसे पहले वो कंप्लीट हुआ होगा, यानी करंट ईयर, सुन लो, करंट ईयर का फिनिश गुड्स बनाने में ये सब सामान लगा होगा, मटेरियल भी लगा, लेबर भी लगा, इनडायरेक्ट ओवरहेड्स भी लगा, और पिछले साल का जो सेमी फिनिश था वो भी तो करंट ईयर का फिनिश बनाने में लगा। सोच के देखो, जो टेबल पिछले साल कंप्लीट नहीं हुई थी 31 मार्च को, वो भी तो नेक्स्ट ईयर कंप्लीट हुई होगी। तो करंट ईयर का फिनिश गुड्स बनाने में क्या क्या लगा? करंट ईयर का फिनिश गुड्स बनाने में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स लगा, और लास्ट ईयर का जो सेमी फिनिश गुड्स था वो भी करंट ईयर का फिनिश गुड्स बनाने में लगा। तो टोटल खर्चा आएगी, और अगर क्लोजिंग WIP को 0 मान लो, 40, 50, 60, तो ये आपका 60 ही आ जाएगा। सारा पैसा ये सारा लग गया आपका, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स लग गया, वर्क इन प्रोग्रेस लग गया, ये सब आपका लग गया 60 लाख का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। 60 में से अगर आपको लगता है लास्ट में 20 लाख का बचा हुआ है, 20 लाख रुपए का कंप्लीट नहीं हुआ एट द एंड ऑफ द ईयर, तो जो कंप्लीट हुआ उसकी कॉस्ट कितनी आएगी? 40 लाख आएगी। बताओ चलो, ठीक है, थोड़ा वेट करिए, मैं बोल रहा हूँ। चलो आगे, 1-2 पॉइंट रह गए इसमें। अब ये मेन प्रोडक्ट है हमारा फर्नीचर। अगर आप फर्नीचर बना रहे हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चल के रहा 40, हर फैक्ट्री में कुछ ना कुछ बाय प्रोडक्ट निकलता है। सुना आपने बाय प्रोडक्ट क्या होता है? वेस्टेज। 100% इनपुट आउटपुट रेशियो किसी का नहीं होता, स्क्रैप एंड बाय प्रोडक्ट। 100% इनपुट, अगर आप 100 किलो रॉ मटेरियल डालोगे, 100 किलो गन्ना डालोगे तो 100 किलो चीनी नहीं बनेगी। सही कह रहा हूं? तो वैसे ही 100 kg लकड़ी होगी तो 100 kg का फर्नीचर नहीं बनेगा, बाय प्रोडक्ट होगा। सबका होता है, लाइक उसका बुरादा वो बिक जाता है, लकड़ी का बुरादा बिक जाता है, ठीक है, उससे वो बनते हैं, बोर्ड बनते हैं लकड़ी के बुरादे से, ठीक है। तो स्क्रैप एंड बाय प्रोडक्ट का फॉर्मेट यहाँ पे लिखेंगे हम, स्क्रैप एंड बाय प्रोडक्ट। ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ 5 का है, इसको मैंने 15 बना दिया आंसर सेम करने के लिए। ये कॉस्ट को कम करेगा, आपके फिनिश गुड्स की कॉस्ट को कम करेगा। 60 लाख टोटल कॉस्ट थी, 60 लाख में से अगर आपको लगता है 15 का बच गया तो कंप्लीट नहीं हुआ, ये हो गया कॉस्ट आ गई 45 में से 5 लाख का बाय प्रोडक्ट सेल हो गया, आपका वेस्टेज जो थी वो सेल हो गई, ठीक है ना। तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी कम हो जाएगी, 40 हो जाएगी। अगर ये सेल नहीं होता तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी 45 आनी थी, ठीक है ना। 60 माइनस 15 कर दिया। कुछ बाय प्रोडक्ट सेल होने से आपकी फिनिश गुड्स की प्रोडक्शन थोड़ी कम हो जाती है। जो टोटल खर्चा आपका 60 लाख का लगा, 60 लाख में से थोड़े बहुत पैसे आपके जो है वो बाय प्रोडक्ट सेल करने से आ जाते हैं। तो 5 लाख रुपीस का बाय प्रोडक्ट सेल हो गया, बुरादा सेल हो गया, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होकर कितनी आ जाएगी?
40 लाख से चाहिए, ठीक है, 40 लाख रुपए आ जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये रॉयल्टी वाला लास्ट पॉइंट है, आपका खत्म हो गया फॉर्मेट, इतना ही फॉर्मेट के अंदर। रॉयल्टी में क्या होता है? रॉयल्टी डायरेक्ट एक्सपेंस में एक ही एग्जांपल, इसको दूसरा एग्जांपल ही मिलेगा आपको डायरेक्ट एक्सपेंस में। अच्छा, और जो डायरेक्ट एक्सपेंस होते थे, कैरेज इनवर्ट्स, फ्रेट इनवर्ट्स वगैरह वगैरह, वो यहाँ पर इस टॉपिक में परचेज के अंदर इंक्लूड कर देते हैं, परचेज की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। जो परचेज कर रहे हैं 20 का, यहीं पे ऐड कर देते हैं अगर कहीं दिखाई दे जाए तो। ट्रेडिंग में भी आप अलग से दिखाते हो, चाहे परचेज में ऐड भी कर सकते हैं। जैसे मशीन खरीदते हैं तो मशीन की कॉस्ट में ऐड कर देते हो ना, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्ट का, कैरेज, मशीन का कैरेज, फ्रेट, लोडिंग अनलोडिंग, तो वो अगर आप गुड्स खरीद रहे हो तो परचेज की कॉस्ट में ऐड करते हैं, यहाँ पे अलग से नहीं दिखाते यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। रॉयल्टी क्या होता है? रॉयल्टी होता है अगर आपके पास राइट नहीं है मैन्युफैक्चर करने का, कोई आप ऐसा चीज बना रहे हो, कोई आप ऐसी चीज बना रहे हो जिसका राइट नहीं है आपके पास बनाने का, ऐसा कब होता है? इन्वेंशन आपने नहीं करी। जनरल चीज कोई बना सकता है, फर्नीचर कोई बना सकता है, चीनी कोई बना सकता है। अगर आप साइंटिस्ट हो और आपने कोई इन्वेंशन करी है, उसको आप पेटेंट करा सकते हैं। पेटेंट मींस राइट टू मैन्युफैक्चर। आप ही मैन्युफैक्चर करोगे या किसी को आप वो राइट टू मैन्युफैक्चर दे सकते हो, उसके आपके अलावा कोई नहीं बना सकता, आपकी ऑथराइजेशन चाहिए। तो आपने, आप साइंटिस्ट हो, आपने कुछ चीज इन्वेंट करी है, कोई टेक्नोलॉजी इन्वेंट करी है, कुछ भी इन्वेंशन करा है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कुछ भी, एनीथिंग, तो आप ही उसको बनाओगे, राइट। या फिर जिसको आप पब्लिशर को, आप उस फैक्ट्री वाले को बोलोगे वो बना सकता है, बट बदले में आप क्या चार्ज करोगे? रॉयल्टी। तो यहाँ पे आप कुछ ऐसा बना रहे हो, लाइक मेडिसिन का बिजनेस है आपका, आप कुछ ऐसी मेडिसिन बना रहे हो जो इन्वेंशन करी है किसी और ने, नई कोई मेडिसिन आई है, 5-10 साल के लिए उसमें पेटेंट करवा रखा है, आप वैसे तो नहीं बना सकते, बट आप उस बंदे को रॉयल्टी दे रहे हो, बाय एग्रीमेंट बना सकते हो, तो वो बंदा आपसे रॉयल्टी चार्ज करता है। तो पेटेंट बोलते हैं राइट टू मैन्युफैक्चर। आपके पास जो है, आपने राइट किसी और कर लिया हो पेटेंट, तो उसको आपने रॉयल्टी देना पड़ेगा। राइट हिंदी सिंपल वर्ड्स में इसको रेंट भी कह सकते हैं। बिल्डिंग का आप रेंट किराया देते हो, वैसे आप कुछ बना रहे हो पेटेंट, उसके रेंट को हम थोड़ा रिस्पेक्टफुली क्या बोल देते हैं? रॉयल्टी दे रहे हैं। कॉपीराइट भी सुना होगा आपने, कॉपीराइट भी होता है। तो अगर मैं कोई बुक लिखता हूँ, किताब लिखता हूँ, उसमें कोई कॉपी नहीं कर सकता, मैंने उसको कॉपीराइट करा लेता हूँ। बट हाँ, मैं अब छपवानी पड़ेगी तो मैं खुद थोड़ी फैक्ट्री लगा के छापने लग जाऊंगा। मैं वो कॉपीराइट किसी पब्लिशर को बोलूंगा, भाई आप छापो और बदले मुझे क्या दो? रॉयल्टी दो। तो वो मुझे रॉयल्टी देगा, क्योंकि उसके पास कॉपीराइट नहीं, कॉपीराइट मेरे पास है, मैं उसको रेंट आउट कर रहा हूँ, कॉपीराइट छापने की परमिशन दे रहा हूँ, तो मुझे बदले में क्या मिलेगा? रॉयल्टी मिलेगा। वैसे ही पेटेंट, किसी और का पेटेंट हम यूज कर रहे हैं, राइट टू मैन्युफैक्चर हमारे पास नहीं था, किसी और का, हम मेडिसिन ही है, किसी कंपनी के लिए मेडिसिन बना रहे हैं जो है, और राइट टू मैन्युफैक्चर नहीं है, तो यहाँ पर उसको क्या देना पड़ेगा? रॉयल्टी देना पड़ेगा। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देना पड़ेगा। अभी मैंने इसको 0 मान लिया, ठीक है। और एक आध पॉइंट, परचेज रिटर्न अगर आपको दिया हुआ है रॉ मटेरियल का, जैसे कि सब दिया हुआ है, माइनस परचेज का रिटर्न भी दे रखा है, मान लो 5 का, और ये 25 दे रखा है, तो क्या करोगे इसमें? पता है, ये 25 की जगह 20 लेंगे, 25 माइनस 5, नेट परचेज लेंगे ना। नेट परचेज क्या होती है? 25 माइनस 25 माइनस 20, 5, 20 आएगा यहाँ पे। तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम लेना है। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, ये फाइनल अकाउंट्स की एडजस्टमेंट में भी आया था, स्टेशनरी कंज्यूम, याद है किसी को? फाइनल अकाउंट करवाया था मैंने एडजस्टमेंट से, वहां पे आया था स्टेशनरी कंज्यूम, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। वैसे यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम लेना है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, और परचेज नेट परचेज लेनी है, रॉ मटेरियल की जो परचेज है माइनस रॉ मटेरियल की जो परचेज रिटर्न है, माइनस करके नेट परचेज लेना होगा। अभी नोट मत करना, क्वेश्चन करना है, सो अपने आप ही नोटिंग भी हो जाएगा, क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो जब एक चीज से दोनों काम हो जाएंगे। एक क्वेश्चन मैं दूंगा करने के लिए, इसी फॉर्मेट से करना है क्वेश्चन, आपको नोटिंग हो जाएगा, ठीक है। स्टॉक बताओ, तीन स्टॉक होते हैं, रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स। ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग
क्लोजिंग। बातें करो, ध्यान देना। 6 स्टॉक आपको दे रखे होंगे क्वेश्चन। मैं वैसे ही करता हूँ 100, 200, 50, 60, 200, 300। ये सब के सब का प्रॉपर प्लेसमेंट होनी चाहिए। 6 स्टॉक, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग। आप बताओ WIP कहाँ पर आएगा? ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग यहाँ पर, क्लोजिंग यहाँ पर। फिनिश गुड्स का कहाँ पर आएगा? ट्रेडिंग। ओपनिंग यहाँ पर, क्लोजिंग यहाँ पर। रॉ मटेरियल का ओपनिंग यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नेगेटिव आएगा। ओपनिंग यहाँ पर, क्लोजिंग यहाँ पर। प्लेसमेंट पता लग गई? नोट्स में क्वेश्चन है, अरे करना एक ही है। मैंने आपको सीधा बड़े वाले करा दिया। इसका लास्ट टाइप नंबर 6 कर लो, पीछे के 5 अपने आप कवर हो जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है? 5। तुम यार ये ले लो, क्वेश्चन नंबर भी दिखाई नहीं दे रहा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला हुआ है? क्या बनाना है? मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग दोनों बनाना है। मैन्युफैक्चरिंग बनाना है, सामने ध्यान दो बच्चों, बोर्ड पे ध्यान दो। मैन्युफैक्चरिंग बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलेगा और ये कहां जाएगा? ये ट्रेडिंग में जाएगा। ट्रेडिंग भी बनाना है यहाँ पे। सीधा टाइप 6 आखिरी वाला जो टाइप है वो ध्यान, उस पर ध्यान दो। टाइप 1 देखो छोटा सा, इतना बच्चा सा है, जो मैंने आपको शुरुआत करी थी बच्चों से ही करी थी। बिल्कुल छोटे 3 आइटम डाले थे, धीरे धीरे मैंने इसको बड़ा किया है। तो इसमें 6 में सब कुछ है। रॉ मटेरियल परचेज है 30 का, वेजेस है 25 की, ओवरहेड्स क्वेश्चन मार्क, ओवरहेड्स आपको नहीं दिया हुआ, नोटिंग बाद में करना, देखो एक बार। ओवरहेड्स क्वेश्चन मार्क, फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग है, सेल दे रखी है, रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग है, WIP का ओपनिंग क्लोजिंग है, रॉ मटेरियल रिटर्न्ड, परचेज रिटर्न दे रखा है, और इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट वेजेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ये तीनों यहाँ पे आ जाएंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है। उसके बाद है रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस कहां पे जाएगी? कुछ बोला नहीं हुआ तो हम फैक्ट्री की मान लेंगे इसको, कुछ बोला नहीं हुआ मशीन की मानेंगे। जनरली मशीनों की रिपेयर होती है, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस जनरली हम मानेंगे मशीन की होगी। तो इसमें यहाँ पे कहां पे आएगी बताइए? इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगी। देखो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस का ये क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी आपको निकालने पड़ेंगे। मतलब पहले भी ये ओवरहेड्स पूरा निकालना है, इन तीनों का प्लस करके आएगा, और एक्सपेंस के अंदर भी कुछ चीजें प्लस करके आपको ब्रैकेट में एक्सपेंस निकालना है। ठीक है ना? ओवरहेड्स खुद तीनों का प्लस है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी ये 3 का प्लस है। क्या 3 प्लस करने हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस के लिए? रिपेयर एंड मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी। इन तीनों को प्लस करोगे तो क्या निकल कर आएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस निकल कर आएगा, जो अंदर वाला कॉलम है। ठीक है। रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन कहां डालोगे? ये रहा रॉयल्टी। एंड स्क्रैप एंड बाय प्रोडक्ट कहां डालोगे? सब कुछ करा दिया मैंने, बस आंसर निकालना रह गया। निकालो अभी, निकाल, होमवर्क नहीं है अभी, क्लास हो गया। 56 सर घर पे कब करेगा? टाइप नंबर 6 दे रहा हूं, होमवर्क दे रहा हूं, जल्दी करो। 5 टाइप के सर ऐसे 5 मिनट गए थे, जल्दी करो। नहीं 5 टाइप नहीं करना, इसमें सारे कवर हो जाएंगे 6 में। नहीं करने सर, घर पे कुछ और 5 मिनट ही है, 2:30 बजे 5 मिनट का क्वेश्चन है, जल्दी करो। 0 मत लगाना, तो 5 मिनट हो जाएगा। थाउजेंड्स में ना, जैसा है वैसे कर दो। 0 लगाओगे तो टाइम लगेगा। मैं तो होमवर्क दे रहा हूँ। सर क्या हुआ? सर आप बेचारे कुछ दिख रहे हो। और डांट खाने का मन करे तो बता दो। सर मैं ऐसा बोल वही खाली मुस्कान की दिल एरिया से
दो चैप्टर हैं, इसके इलस्ट्रेशन भी करने हैं, प्रैक्टिकल भी करने हैं। ठीक है, इसीलिए पूछते हैं इसीलिए पूछते हैं सब 4 4 5 5 थोड़े थोड़े हैं। सर अभी नीचे जगह बच रही है, थोड़ा सा और लिख दो। ये इसमें आप काउंटिंग करोगे, मैन्युफैक्चरिंग में 3 इलस्ट्रेशन है, 1 प्रैक्टिकल है, 4 क्वेश्चन है। रिटन बेसिस में भी 3-4 इलस्ट्रेशन है, 2 प्रैक्टिकल है। अगर इससे ज्यादा मिल गए तो इससे ज्यादा मिल गए तो छोड़ देंगे। नहीं मिलेगी, सर और भी एक क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन नहीं बस होगा। 3-4 घंटे काम हाँ, थोड़ा सा ही इतना हो गया सर होता है। देख लो सर अपने दुकान का एक लेना है डाल लेंगे, कुछ भी डाल लेंगे। तो टेंशन अगर दिन देखा